स्वागत है आप सबका एक नए नोवेल कास्ट एपिसोड में, जहां हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो बाहर से देखने में एक सिंपल सी मिसिंग वाइफ वाली मिस्ट्री लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर उतरते हो वैसे वैसे चीजें इतनी वियर्ड होने लगती है, साथ ही इतने राज खुलने लगते हैं कि आप सोचोगे कि यार ये मैंने क्या पढ़ लिया। जिस किताब की बात हो रही है उसका नाम है गॉन गर्ल, जिसे अमेरिकन ऑथर जिलियन फ्लिन ने लिखा है। ये किताब 2012 में पब्लिश हुई थी और इसी किताब पे एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम सेम ही था और वो फिल्म 2014 में आई थी। नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से कई लोगों ने गॉन गर्ल मूवी को देख रखा होगा। स्टिल आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ फिल्म के मुकाबले ढेर सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको मिलने वाली हैं जो कि सिर्फ एक बुक रीडर ही आपको बता सकता है। तो हाँ, आज के एपिसोड में हम पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे, दोनों लीड कैरेक्टर्स के दिमाग के अंदर झांकेंगे, किताब की आखिरी पन्नों में छुपे हुए मतलब को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि जब ये कहानी स्क्रीन पे आई तो उसमें क्या क्या बदलाव आए। और हाँ, अगर आप खुद इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको हमेशा प्रोडक्ट सेक्शन में मिल जाएगा क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जिसे हर सीरियस रीडर के शेल्फ में होना ही चाहिए। So now with that said, let's roll the intro. अब दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस किताब का स्ट्रक्चर समझ लेना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता ना हो तो कहानी बीच में कंफ्यूज कर सकती है। गॉन गर्ल 3 बड़े पार्ट्स में बटा हुआ है। पार्ट 1 का नाम है बॉय लूजेस गर्ल, पार्ट 2 का नाम है बॉय मीट्स गर्ल और पार्ट 3 का नाम है बॉय गेट्स गर्ल बैक और वाइस वर्सा। अब ये टाइटल्स जानबूझकर उल्टे रखे गए हैं क्योंकि नॉर्मल रोमांस का स्ट्रक्चर होता है कि पहले बॉय मीट्स गर्ल, फिर बॉय लूजेस गर्ल और फिर दोनों वापस मिलते हैं, जबकि जिलियन फ्लिन ने यहाँ पहले 2 स्टेप्स को उल्टा कर दिया और ये छोटा सा डिसीजन इस पूरी किताब के टोन को सेट कर देता है कि यहाँ कुछ भी सीधा, कुछ भी नॉर्मल तरीके से नहीं चलेगा। हर पार्ट के अंदर चैप्टर्स 2 नैरेटर्स के बीच अल्टरनेट करता है, जहाँ पहला नैरेटर है निक डन जो अपनी कहानी पास्ट टेंस में अपने पर्सपेक्टिव से सुनाता है, जैसे वो हमें पीछे मुड़ के सब कुछ बता रहा हो, और दूसरी नैरेटर है उसकी वाइफ एमी इलियट डन जिसकी एंट्रीज उसकी डायरी से आती है, प्रेजेंट टेंस में लिखी हुई है, जैसे वो उन पलों को जी रही हो जो कि वो पास्ट में जी चुकी है। एमी की डायरी 2005 से शुरू होती है जब उसकी निक से पहली मुलाकात हुई थी, यानी डायरी एंट्रीज में हम पास्ट की कहानी जान पाएंगे और निक के नरेशन में हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट में क्या क्या हुआ। इन शॉर्ट कहानी 2 टाइमलाइंस में भी स्विंग होती रहेगी जो कि नरेशंस के दौरान मैं आपको क्लियरली बताता ही रहूंगा कि हाँ ये पास्ट है या प्रेजेंट। खैर, तो कहानी शुरू होती है एक सुबह से जिसे किताब द डे ऑफ कहती है, जिसमें निक डन ठीक 6 बजे उठता है। और दोस्तों, ये दिन कोई नॉर्मल दिन नहीं था क्योंकि ये उसकी और उसकी वाइफ एमी की 5वीं शादी की सालगिरह थी। नीचे से उसे अपनी वाइफ के ब्रेकफास्ट बनाने की आवाजें सुनाई देती है और निक हमें पीछे मुड़ के ये पूरी कहानी सुनाता है। मतलब जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं वो इवेंट्स हो चुके हैं और निक उन्हें याद करके बता रहा है। वो बताता है कि उसने एक फैसला ले लिया है और ये क्लियरली हिंट करता है कि उसकी वाइफ को ये फैसला पसंद नहीं आएगा, इसीलिए वो दरवाजे में खड़ा अपनी वाइफ को देखता रहता है। मतलब काफी नर्वस है वो, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। यही निक हमें बताता है कि एमी अक्सर उस पे गुस्सा रहती है और इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये कि कुछ समय पहले इन दोनों की जॉब्स चली गई थी। इसी के पैरेलल में निक की मां को कैंसर भी हो गया था और तब इन दोनों को निक के होम टाउन मिजूरी के कार्थेज नाम के एक छोटे से शहर में शिफ्ट होना पड़ा, जबकि इन दोनों की मुलाकात और शादी एमी के अपने शहर न्यूयॉर्क सिटी में हुई थी। अब शुरुआत में ही यहाँ एक टेंशन बन जाता है क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी एक बहुत ही टियर 1 सिटी है यूएस की, वहीं मिजूरी को आप फार्म सिटी या डेवलपमेंट वाइज एक छोटा शहर कह सकते हैं। हाँ, तो यहाँ एमी अपनी मर्जी के खिलाफ अपनी पसंदीदा जगह से एक छोटे से अनफेमिलियर शहर में आ गई है। अब निक अपने काम पे देर से पहुंचता है और हम समझ पाते हैं कि वो अपनी ट्विन सिस्टर के साथ एक बार चलाता है और इस बार का नाम भी द बार ही है। मतलब नाम में भी इन्होंने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं। बाय द वे, निक की जो ट्विन सिस्टर है उसका नाम मार्गो है, लेकिन उसे सब गो ही बुलाते हैं तो हम भी उसे गो ही बोलेंगे। अब इस बार को खरीदने के लिए निक ने $80,000 का उधार लिया था और वो पैसा किससे लिया था? वेल, अपनी ही बीवी एमी से। ये छोटी सी डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि पूरे किताब में बार बार ये बात उभर के आती है कि निक की जिंदगी में जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो एक्चुअली में एमी के पैसों से ही आई है और इसीलिए निक के अंदर एक छुपा हुआ गिल्ट और रिजेंटमेंट दोनों है। इसके बाद हम पहली बार एमी की आवाज उसके डायरी के थ्रू सुनते हैं और डायरी की पहली एंट्री 8 जनवरी 2005 की है जिसमें एमी बहुत खुशी
से बताती है कि वो निक से एक पार्टी में मिली थी। दोनों तुरंत एक दूसरे को पसंद करने लगे थे क्योंकि दोनों राइटर्स हैं, दोनों इंटेलिजेंट हैं और दोनों इतने विटी हैं कि एक दूसरे की बातों का जवाब उतनी ही तेजी से दे देते हैं। निक बहुत हैंडसम और चार्मिंग है, इसलिए जब पार्टी खत्म होने के बाद वो एमी को घर छोड़ने जाता है तो रास्ते में ये दोनों एक बेकरी के बाहर किस करते हैं। ये एंट्री ऑफ कोर्स 2005 की है, जो कि पास्ट टाइम है दोस्तों, और ये दिखाता है कि कैसे एमी और निक मिले थे और इनका एक हनीमून फेज चल रहा था। लेकिन आगे इनके साथ क्या होने वाला है ये इनको खुद नहीं मालूम था। वापस हम प्रेजेंट में निक की तरफ आते हैं, जो कि द बार में पहुंचता है जहां गो ग्लासेस धो रही होती है और निक उसे बताता है कि एमी के साथ उसकी प्रॉब्लम्स चल रही है। इनफैक्ट आज उनकी 5वीं एनिवर्सरी है। निक कहता है कि भले ही आज हमारी एनिवर्सरी है लेकिन मैंने एमी के लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदा। निक उस सालाना एनिवर्सरी ट्रेजर हंट से डरता है जो एमी हर साल करती है। बेसिकली एमी निक के लिए हर एनिवर्सरी पे कुछ क्लूज छोड़ती है, मतलब डिफरेंट क्लूज होंगे, सीरीज ऑफ क्लूज। एक क्लू से निक दूसरे क्लू तक पहुंचता है और एंड में वो एमी के गिफ्ट तक पहुंच जाएगा। और ये क्लूज हमेशा पिछले साल की उनकी शेयर्ड मेमोरीज पे बेस्ड होते हैं। अब निक को ये मेमोरीज याद नहीं रहती एंड देखा जाए तो निक कभी भी एमी की एक्सपेक्टेशंस तक पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए हर साल उसे एमी की ही मदद लेनी पड़ती है हंट पूरी करने के लिए। और ये ट्रेजर हंट वाली बात याद रखना क्योंकि ये पूरी किताब में बार बार वापस आएगी दोस्तों। इनफैक्ट एंड तक इसका मतलब तो बिल्कुल ही बदल जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि गो और एमी की आपस में नहीं बनती, जबकि गो और निक बहुत क्लोज हैं। इनफैक्ट गो यहाँ अक्सर निक को एमी का मजाक उड़ाने के लिए इनकरेज करती है, जिससे ये पता चलता है कि निक के सपोर्ट सिस्टम में एमी कहीं नहीं है बल्कि उसकी बहन जरूर है। तभी बार का फोन बजता है और एक नेबर कार्ल निक को बताता है कि उसके घर का फ्रंट डोर खुला हुआ है और उनकी बिल्ली बाहर घूम रही है। ऐसे में निक भागते हुए घर पहुंचता है और पाता है कि उसकी बीवी गायब है। जी हाँ दोस्तों, एमी गायब हो चुकी है और घर का जो मंजर है वो बहुत चीज कह रहा है, जैसे कि एक ड्रेस है जो कि अधूरी आयरन करी हुई पड़ी है, देन केटल स्टोव पे जल के खराब हो चुकी है और लिविंग रूम बिखरा पड़ा है, शीशा टूटा हुआ है, एक ओटोमन उल्टा पड़ा है। एंड इन सब चीज को देख के क्लियर लगता है कि यहाँ किसी तरह का स्ट्रगल हुआ है, मतलब हाथापाई। और अगर एमी गायब है तो शायद कोई आया जो कि एमी को किडनैप करके जबरदस्ती ले गया है। एनीवेज हम वापस चलते हैं एमी के डायरी एंट्री पे, जो कि है 18 सितंबर 2005 की, और इसमें वो बताती है कि वो और निक 8 महीने के गैप के बाद एक दिन सड़क पे अचानक टकराते हैं और वापस कनेक्ट होते हैं और उस दिन के बाद से दोनों हमेशा साथ रहते हैं क्योंकि अब दोनों प्यार में हैं। एमी ये भी बताती है कि उसके पेरेंट्स आज भी एक दूसरे से उतने ही प्यार में हैं जितना वो पहले दिन थे और वो खुद अपने पेरेंट्स की इकलौती बच्ची है दोस्तों। वैसे में वो अपने पेरेंट्स के परफेक्ट मैरिज की गवाह बनकर बड़ी हुई। एमी के पेरेंट्स फेमस और अमीर हैं क्योंकि उन्होंने बच्चों की एक किताब की सीरीज लिखी है जिसका नाम है अमेजिंग एमी, और ये किताब एक्चुअली में दोस्तों एमी की जिंदगी से ही इंस्पायर्ड है। अब एग्जैक्टली ये अमेजिंग एमी वाली किताब क्या है, वेल इस पे हम आगे और भी बात करेंगे। एनीवेज वापस द डे ऑफ यानी प्रेजेंट में निक पुलिस को फोन करता है और बेचैनी से उनके आने का इंतजार करता है क्योंकि वो नर्वस है। नर्वस होना बनता है क्योंकि उसकी बीवी गायब हो गई है, तो ऐसे में निक डर रहा है। और जब पुलिस आती है तो वो लोग लिविंग रूम देखते हैं और तुरंत डिटेक्टिव्स को बुला लेते हैं। यहाँ 2 डिटेक्टिव्स आते हैं जिनका नाम है रोंडा बोनी और जिम गिल्पिन। ये दोनों निक से सवाल करते हैं, निक उनके सवालों का जवाब देता है, लेकिन हम रीडर के रूप में निक के इंटरनल थॉट्स को पढ़ सकते हैं जो साफ साफ बताते हैं कि वो पुलिस से झूठ बोल रहा है। जैसे वो उन्हें बताता है कि उसने रात के खाने के लिए एक लोकल रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करवाया था, जो कि झूठ है। इसी दौरान निक अपनी कोर्टशिप और शादी को याद करता है कि कैसे सब कुछ पहले जादू जैसा लगता था और कैसे दोनों बहुत प्यार में थे, लेकिन फिर चीजें कहीं ना कहीं अच्छी नहीं रही थी। अगेन गोइंग बैक टू पास्ट, एमी की अगली डायरी एंट्री 5 जुलाई 2008 की है, जब निक और एमी को शादी हुए 1 साल हो चुका है। यहाँ भी बताती है कि उस साल के एनिवर्सरी ट्रेजर हंट में उसने कौन से क्लूज यूज किए थे, जबकि दोनों पूरी तरह प्यार में हैं और एक ब्राउन स्टोन घर में रहते हैं जो एमी के पेरेंट्स ने उन्हें शादी में गिफ्ट दिया था। दोनों अपनी राइटिंग जॉब्स करते हैं और एमी अपने हस्बैंड से और अपनी न्यूयॉर्क सिटी की जिंदगी से बहुत प्यार करती है। हाँ, ये डायरी एंट्री भी एक खुश भरी यादें हैं, मतलब जब तक इनकी शादी, इनकी मैरिज बहुत अच्छी चल रही थी। अगेन हम द नाइट ऑफ पे पहुंचते हैं। नाइट ऑफ क्या, देखो जिस दिन एमी गायब हुई वो द डे ऑफ हुआ और उसी दिन का जब रात हो गया तो उसे नाइट ऑफ बोल रहे हैं। और यहाँ निक पुलिस स्टेशन जाके अपनी शादी के बारे में और एमी के गायब होने के पहले के इवेंट्स के बारे में एक स्टेटमेंट देता है। इसी दौरान वो अपना डीएनए सैंपल देता है, जबकि उसके हाथों को गन पाउडर रेसिड्यू के लिए स्वाब किया जाता है। जब डिटेक्टिव्स उससे एमी के बारे में सवाल करते हैं तब निक को खुद रियलाइज होता है कि उसे अपनी वाइफ की करंट लाइफ के बारे में लगभग कुछ नहीं पता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके कोई दोस्त है या नहीं, या जब वो काम पे होता है तो एमी अपना टाइम कैसे बिताती है। इनफैक्ट एमी कोई जॉब भी करती है या नहीं, ये तक निक को नहीं पता। निक उस सुबह 7:30 बजे घर से निकला था और दोपहर के थोड़ी देर बाद ऑफिस पहुंचा था। इनफैक्ट वो पुलिस को बताता है कि वो अपनी कॉफी और न्यूज़पेपर लेकर बीच गया था, लेकिन हम रीडर को वो साफ साफ बताता है कि ये झूठ है। निक ये भी रिवील करता है कि एनिवर्सरी की सुबह ब्रेकफास्ट पे एमी ने उसे सीधा सवाल पूछा था कि वो फैसला करे कि वो अभी भी उसके साथ शादीशुदा रहना चाहता है या नहीं। निक बताता है कि शादी के बाद एमी पूरी तरह से बदल चुकी है, मतलब पहले वो आसान
आसान खुश मिजाज एमी हुआ करती थी, लेकिन अब वो हमेशा उलझी रहती है, तनाव में रहती है। वो निक पे गुस्सा होती है, इनफैक्ट उसके अंदर एक कड़वाहट सी आ गई है। निक ने एमी को उसके परिवार और उसकी शानदार न्यूयॉर्क वाली जिंदगी से दूर करके उसे मिजूरी के एक पिछड़े हुए कार्थेज नाम के शहर में ला दिया है, और समय के साथ तो अब वो एमी को नेग्लेक्ट भी करने लग गया है। अब दोस्तों पुलिस स्टेशन में ही निक को अपने पिता मिल जाते हैं, जिन्हें अल्जाइमर्स है, मतलब उन्हें चीजें याद नहीं रहती, और वो नर्सिंग होम से भाग के इस जगह पे पहुंच गए हैं। बाय द वे, ये पहली बार नहीं हुआ है। निक के पिता कई बार नर्सिंग होम से भाग जाते हैं, और यहाँ पुलिस स्टेशन आके फिलहाल वो एक विमेन पुलिस वाली को भर भर के गाली दे रहे हैं। अब मूवी में सिर्फ इतना ही दिखाया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि निक के जो पिता हैं वो एक्चुअली में बहुत ही मिसऑजिनिस्ट आदमी हैं, मतलब उन्हें औरतें पसंद नहीं आती और वो औरतों को कम मानते हैं, उन्हें गालियां देते रहते हैं। इस पॉइंट पे निक अपने पिता को एक कैब में बिठाकर वापस नर्सिंग होम भेज देता है, क्योंकि निक अपने पिता को सख्त नापसंद करता है। और ये बात दोस्तों आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी, क्योंकि निक के पिता का औरतों के प्रति ये गुस्सा और ये नफरत निक के अपने कैरेक्टर के एक छुपे हुए हिस्से को समझने में मदद करेगा। खैर, इस पॉइंट पे निक एमी के पेरेंट्स को फोन करके बताता है कि एमी गायब हो चुकी है, और वो तुरंत मिजूरी आने की बात करते हैं। निक का घर अब एक क्राइम सीन बन चुका है, इसलिए निक रात अपनी बहन गो के घर बिताता है, और दोनों बात करते हैं, जिसमें निक उससे कहता है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे, और आखिरकार वो शराब पीकर सो जाता है। नाउ एमी की अगली डायरी एंट्री 21 अप्रैल 2009 की है, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ एक रात बाहर जाने का किस्सा सुनाती है। इसमें सबके हस्बैंड्स को रात के आखिर में ड्रिंक्स के लिए आना था, और बाकी हस्बैंड्स आ जाते हैं, लेकिन निक नहीं आता। इनफैक्ट वो एमी को फोन करके कुछ पूछता भी नहीं है। एमी लिखती है कि वो उन पैथेटिक औरतों जैसी नहीं बनना चाहती, जिन्हें अपने हस्बैंड से बार बार प्यार साबित करवाना पड़ता है, जैसे लेडीज नाइट्स के लिए ड्रिंक पे आना, या फिर किसी तरह से अपने हस्बैंड को मनवाना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इनफैक्ट पहले तो निक एमी ऐसे कपल का मजाक उड़ाते थे, ये लोग ऐसे हस्बैंड्स को डांसिंग मंकीज बुलाते थे, लेकिन अब एमी खुद डेस्परेट है कि क्या निक उससे प्यार करता है। जब एमी घर आती है और देखती है कि निक उससे मिलने के बजाय अपने दोस्तों के साथ बाहर गया है, तो वो इसे ठीक मान लेती है, क्योंकि वो खुद नहीं चाहती थी कि उसका हस्बैंड एक डांसिंग मंकी बन जाए, और ऐसे में बात रफा दफा हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ बिस्तर में आ जाते हैं। एनीवेज, कमिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन, हम वापस से निक की कहानी पे आएंगे। अब 1 डे गॉन हो चुका है, मतलब किडनैपिंग का अगला दिन। यहाँ निक हैंगओवर के साथ उठता है और अपने घर जाता है कुछ कपड़े लेने, क्योंकि उस दिन एक टेलीविजन ब्रॉडकास्ट होने वाला था जिसमें एमी को ढूंढने के लिए मदद मांगी जाएगी। वो पुलिस स्टेशन वापस जाता है, जहाँ एमी के पेरेंट्स मैरीबेथ और रैंड इलियट पहुंच चुके हैं और निक से गर्म जोशी से मिलते हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में निक गलत वक्त पे मुस्कुराता है और अपनी वाइफ के बारे में कुछ भी सही तरीके से नहीं कह पाता। ऐसे में रैंड इलियट आगे आकर एमी के बारे में एक स्टेटमेंट देते हैं, ये बताकर कि वो उसे कितना वापस पाना चाहते हैं। अब निक जो एक स्माइल कर दिया था, ये फोटो खींच ली गई थी प्रेस द्वारा, और आप समझ सकते हैं कि किसी की बीवी गायब हो तो वो ऐसे स्माइल नहीं कर सकता। तो ये बात बड़ी तो बनने वाली है न्यूज के अंदर। कमिंग बैक टू डायरी एंट्री, वेल एमी की अगली डायरी एंट्री 5 जुलाई 2010 की है, और ये उनकी तीसरी एनिवर्सरी के बारे में है, जब निक अपने उन दोस्तों के साथ बाहर रहता है जिनकी अभी अभी नौकरी चली गई है। और इस बार भी निक एनिवर्सरी मनाने घर नहीं आता, जिससे एमी टूट जाती है। अब एमी एक गुस्सैल या झगड़ालू वाइफ बनना नहीं चाहती। वैसे में निक जब शराब पी के घर आता है तो एमी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बात तो हो नहीं पाएगी। ऑफ कोर्स ये एक बहस में बदल जाती है। निक यहाँ एमी के पैसों की बात उठाता है और कहता है कि एमी तो कभी बाकी दुनिया जितना स्ट्रगल करी ही नहीं है, जबकि निक खुद 14 साल की उम्र से काम कर रहा है और उसे कभी एमी जैसा क्रिएटिव राइटिंग कैंपस और सैट ट्यूटर्स नहीं मिला जो उसे सक्सेस में मदद करे। ये सब बोल के निक जब सोने जाता है तो एमी उसकी जैकेट्स में से रिसीट्स निकालती है जो उसकी ही क्रेडिट कार्ड से चार्ज हुई है। और यहाँ एक औरत का फोन नंबर भी मिलता है, जिससे एमी को डर लगता है निक शायद अब उस पर चीट भी करने लगा है। वो कंफ्यूज हो जाती है कि क्या करे, इसलिए वो डिसाइड करती है कि शायद वो चीजों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रही है और ज्यादा ना सोचते हुए सो जाती है। और यहाँ दोनों एक दूसरे से माफी भी मांग लेते हैं। एनीवेज, कमिंग टू प्रेजेंट सीन, निक की तरफ से काफी गलतियां हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। जैसा मैंने आपको बताया था, वो स्माइल वगैरह कर दिया था और इससे निक की जो मीडिया में इंप्रेशन थी वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहीं पुलिस एमी और निक के घर को क्राइम सीन एनालिस्ट की टीम के साथ खंगाल रही थी। साथ ही उनके नेबरहुड के घोस्टेड खाली पड़ी हुई हवेलियां या मॉल्स भी चेक करी जा रही थी, जिनमें कई जॉबलेस लोग रहते थे। जी हाँ, अभी रिसेशन चल रहा है जिसके कारण जॉब नहीं है। साथ ही पूरी हाउसिंग डेवलपमेंट में ज्यादातर घर खाली ही पड़े हैं और इसी वजह से जो एक पास में मॉल था वो भी खाली पड़ा रहता है। और मॉल के अंदर तो अब ड्रग डीलर्स या फिर होमलेस लोग होते हैं ना, वो लोग रहने लगे हैं। तो पुलिस इस मॉल को भी सर्च करने का प्लान बना रही है। पुलिस की निगरानी में निक अपनी वाइफ की सालाना ट्रेजर हंट के पहले क्लू को खोलता है, ये जानते हुए कि ये क्लू उसे बुरा दिखाएगा। और पहला क्लू उसे उसकी यूनिवर्सिटी ऑफिस तक ले जाता है, जहां डिटेक्टिव गिलपिन भी उसके साथ जाते हैं। वहां उन्हें एक औरत की रेड अंडरगारमेंट मिलती है जो एमी के साइज की नहीं है। और यहीं पे दोस्तों दूसरा क्लू भी मिलता है जिसमें लिखा है कि निक बहुत ब्रिलियंट है। इसीलिए निक डिटेक्टिव से झूठ बोलता
बोलता है कि उसे उस क्लू का मतलब नहीं पता। इनकेस आप सोच रहे हैं कि ये क्लूज कहां से आने लगे, तो वेल, जिस दिन एमी गायब हुई उस दिन एनिवर्सरी थी इनकी, राइट? तो हर साल की तरह एमी ट्रेजर हंट कर रही थी, तो वो डिफरेंट क्लूज छोड़ी थी ताकि इन क्लूज को फॉलो करके निक फाइनल ट्रेजर तक पहुंच सके। अब दोस्तों यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, विच इज कि निक के पास एक डिस्पोजेबल सेल फोन है जिसे बर्नर फोन भी कहा जाता है, और निक इस फोन से किसी को तो कॉल करता है, ऑल्दो कॉल को कोई रिसीव करता नहीं दूसरे एंड से। इसके बाद निक एलियट्स के होटल रूम में जाता है, जहां मेरीबेथ उससे कहती है कि वो सारे ट्रेजर हंट क्लूज को सॉल्व करे, और निक भी मान जाता है। एलियट से बात करते वक्त उसका डिस्पोजेबल फोन दोबारा बजता है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है, और मेरीबेथ कहती है कि निक को हर कॉल उठानी चाहिए। एलियट्स बिलीव करते हैं कि पुलिस को एमी के पुराने स्टॉकर्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जैसे हाई स्कूल में एक लड़की थी हिलेरी हैंडी, जो कि एमी से काफी ऑब्सेस्ड थी। देन एमी का एक हाई स्कूल बॉयफ्रेंड भी था डेजी कॉलिंग्स करके, वो भी एमी को बहुत स्टॉक कर रहा था, और इन लोगों की भी छानबीन होनी चाहिए, क्योंकि एलियट्स मानते हैं कि निक इस सब में शामिल नहीं है। मतलब निक एमी को कुछ नहीं किया है, रादर एमी के जो पुराने स्टॉकर्स हैं उनका इसमें हाथ हो सकता है। जो भी हो, हम आते हैं एमी की अगली डायरी एंट्री पे, जो कि है 23 अगस्त 2010 की, और इसमें वो रिवील करती है कि एक महीने पहले निक की नौकरी चली गई और उसी हफ्ते उसने भी अपनी नौकरी खोई। एमी का काम था औरतों की मैगजीन्स के लिए क्विज़ेस लिखना, और ये डिटेल आगे काम आएगी, क्योंकि इसी वजह से एमी की डायरी एंट्रीज कई बार मैगजीन क्विज जैसी स्ट्रक्चर में लिखी गई है। ना निक शराबी तो था ही, अब और हो गया है। अब वो काफी बेकार हो चुका है और बहुत सारा पैसा डिजाइनर क्लोथ्स पे खर्च करने लगा है, जिनकी उसे कोई परवाह नहीं है। इसीलिए वो बैग समेत डेन के फ्लोर पे फेंक देता है। वहीं एमी के पेरेंट्स उनसे मिलने आते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ खराब इन्वेस्टमेंट्स किए जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। इनफैक्ट जो घर उन्होंने एमी और निक के लिए खरीदा था वो फोरक्लोजर में जा चुका है। मतलब घर का पूरा पैसा चुकाया नहीं गया था दोस्तों। एमी को ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा सच है नहीं। अब एमी के पेरेंट्स ने उसके लिए एक ट्रस्ट फंड को कहीं ना कहीं सेटअप किया था, जिसमें काफी पैसे थे, और पेरेंट्स अब वो पैसे वापस मांगना चाहते थे। उन्हें कितने पैसे चाहिए? $650,000 तक चाहिए था, जो कि ट्रस्ट फंड का ऑलमोस्ट पूरा पैसा था। अब एमी अपने पेरेंट्स को पैसा दे देती है, जिससे उसके और निक के पास लगभग कुछ नहीं बचता। एनीवेज, तो अब निक की कहानी में समय हो गया है 2 days gone, यानी किडनैपिंग के 2 दिन बाद की कहानी, और यहाँ एमी को ढूंढने के लिए जंगल वाले इलाके में पूरी सर्च टीम शामिल होने वाली थी। लेकिन पुलिस यहाँ निक को एंट्रेंस पे ही रोक देती है, क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि निक भी एक पोटेंशियल क्रिमिनल हो सकता है, तो उसे क्राइम सीन से दूर रखा जाए। अब यहाँ दोस्तों एक वॉलंटियर औरत रहती है, जो कि निक के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करती है और उनके चेहरे पास में रख के एक सेल्फी ले लेती है। अब ये जो फोटो है दोस्तों, वो आगे जाकर निक के लिए बहुत बड़ा नुकसान करेगी। अब फिल्म में भी ये सेल्फी वाली चीज थी, लेकिन ये जंगल के सीन के पास नहीं थी, रादर एक इवेंट के अंदर हुई थी। खैर, कमिंग बैक टू एमीज डायरी, 15 सितंबर 2010 को वो लिख रही थी कि वो कहीं पेंसिल्वेनिया के रास्ते में है, और वो एंड निक उसके होम टाउन, मतलब निक के होम टाउन कार्थेज मिसूरी वापस जा रहे हैं। एमी बताती है कि निक ने ये फैसला उससे बिना पूछे ले लिया है, क्योंकि उसकी माँ कैंसर से खत्म हो रही है और उसके पिता को अल्जाइमर्स भी है, और इन दोनों को संभालना गो के लिए बहुत भारी हो चुका है। एमी लिखती है कि निक ने उसे कभी बताया ही नहीं कि उसके पिता को अल्जाइमर्स है, इसीलिए उसे डर लगता है कि उसकी शादी में कुछ ऐसा टूट गया है जो शायद ठीक ना हो पाए, क्योंकि निक उसे ऐसी बातें बताता ही नहीं, और एमी को लगता है जैसे वो धीरे धीरे गायब होती जा रही है। कमिंग टू निक, 3 days gone में निक फाइंड एमी डन वाले सर्च सेंटर पहुंचता है, और उसे लगने लगता है कि एमी शायद ना मिले, लेकिन उसका डिस्पोजेबल फोन फिर से बजता है, और वॉलंटियर्स और एमी के पेरेंट्स के सामने वो कॉल नहीं ले सकता। वो रात को मॉल सर्च करने के लिए अपने एक पुराने हाई स्कूल के दोस्त, 2 और दोस्तों और रैंड एलियट के साथ जाने का प्लान बनाता है, और मीटिंग तक बचा हुआ वक्त उसे एमी के अगले क्लू का पीछा करने में लगता है। इसलिए वो हैनिबल जाता है, जो कि मार्क ट्वेन का घर है, जहां वो कभी एक हक फिन इम्पर्सनेटर का काम करता था टूरिस्ट अट्रैक्शंस पर। वहां उसे एमी का नोट और अगला क्लू मिलता है, और जब वो उसके प्यारे शब्द पढ़ता है तो वो बिलीव करता है कि एमी इस ट्रेजर हंट के थ्रू उसे रिकंसाइल करने की कोशिश कर रही है, और इसलिए उसे दुख होता है कि एमी ने इतनी देर पहले उससे रिकंसाइल करने की कोशिश क्यों नहीं की। रात को मॉल जाते वक्त निक रैंड को पिक करता है, और अंदर वो एक आदमी से मिलता है जो उस उजरे पड़े मॉल का अनऑफिशियल सिक्योरिटी हेड है। उसका नाम लॉनी है, जो कि बताता है कि एमी वैलेंटाइंस डे पे वहां आई थी, और वो भी एक गन खरीदने के इरादे से। कमिंग बैक टू एमीज डायरी, एमी 16 अक्टूबर 2010 को अपने पहले महीने के मिजूरी एक्सपीरियंस के बारे में लिखती है, जिसमें वो अपने ऑनर में की गई एक हाउस वार्मिंग पार्टी का मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि यहाँ हैम के अंदर लिपटे हुए पिकल स्पीयर जैसे एपेटाइजर्स रखे गए थे। एंड देन एमी लिख रही थी कि वो मॉरिन, जो कि निक की माँ है, उनके दोस्तों से दोस्ती बनाने की कोशिश कर रही थी। साथ ही ये भी कि कैसे वो राफेल टिकट्स बेचकर और वॉलंटियर करके एक मिड वेस्टर्न हाउसवाइफ का रोल निभाने की कोशिश करती है। वो अपने बचे हुए सारे पैसे निक और गो को दे देती है, ताकि वो लोग द बार खरीद सके, और एमी पाती है कि निक थोड़ा उससे नाराज जैसा है। जब बिल्डन, जो कि निक के पिता हैं, जिन्हें अल्जाइमर्स है, वो हाउस वार्मिंग में हंगामा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि एमी तो यहाँ बिलोंग ही नहीं करती। और ऐसे में ये सब सुन के एमी वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी
कि निक उसके पीछे आएगा, लेकिन निक आया नहीं। नाउ करंट टाइम में 4 days गॉन है दोस्तों, और निक रैंड के साथ चर्चा करता है कि एमी किससे इतना डरती थी कि उसे गन चाहिए थी। और ऐसे में एमी के कुछ पुराने स्टॉकर्स इन्हें याद आते हैं, जैसे हिलेरी हैंडी और डेजी कॉलिंग्स। यहाँ एक और छोटी चीज ये थी कि इनकी एक नेबर थी जिसका नाम था नोएल हॉथॉर्न। उसने पुलिस को क्लेम किया था कि वो एमी की बेस्ट फ्रेंड है, जबकि निक जानता है कि एमी की उस औरत से कोई दोस्ती थी ही नहीं। इसीलिए वो नोएल को भी स्टॉकर लिस्ट में डाल देते हैं। निक पुलिस को उनकी धीमी प्रोग्रेस के बारे में कन्फ्रंट करने का प्लान बनाता है, इस बात के साथ कि निक और रैंड ही सारे लीड्स ढूंढ रहे हैं, मतलब पुलिस का काम यही दोनों कर रहे हैं। लेकिन जब वो बोनी और गिलपिन से मिलते हैं तो डिटेक्टिव्स उन्हें बताते हैं कि वो सारे लीड्स फॉलो कर रहे हैं और निक एंड रैंड को उन्हें अपना काम करने देना चाहिए। वो निक पर दबाव बढ़ाते हैं, उससे एक झगड़े के बारे में पूछते हैं जो एमी के गायब होने से एक रात पहले एक नेबर ने सुना था। और जब निक उस झगड़े को एक नॉर्मल शादीशुदा झगड़ा बताकर हल्का करने की कोशिश करता है तो ये सुनकर रैंड निक पे अपना विश्वास खोने लगता है। इसके बाद निक सर्च सेंटर से हिलेरी हैंडी को कॉल करता है, लेकिन वो फोन रख देती है और उसका डिस्पोजेबल फोन फिर से बजता है जिसे वो इग्नोर करता है। उस रात निक एमी के अगले क्लू का पीछा करके अपने पिता के पुराने घर जाता है, जहां अलार्म बज जाता है क्योंकि निक का कोड काम नहीं करता और सिक्योरिटी कंपनी से आने वाली कॉल भी नहीं आती जैसे आनी चाहिए थी। काफी मुश्किल के बाद अलार्म कंपनी अलार्म बंद करती है, लेकिन निक फ्रस्ट्रेटेड है और आखिरकार उसे रियलाइज होता है कि एमी ने अलार्म का कोड बदल दिया होगा। अब निक को यहाँ अगला क्लू तो मिल जाता है, लेकिन इस क्लू का मतलब निक को समझ नहीं आता, इसलिए वो गो के घर वापस जाता है जहाँ वो उसे खाना खिलाती है एंड गो यहाँ निक को संभालने की कोशिश भी करती है। नाउ जब गो सो जाती है तो निक के फोन पे एक टेक्स्ट आता है। कमिंग बैक टू एमीज डायरी एंट्री, एमी 28 अप्रैल 2011 को लिखती है कि वो अपना वक्त निक के माँ बाप की देखभाल में बिता रही है, जैसे वो मॉरिन की केमोथेरेपी के दौरान उनके साथ बैठती है, बिल्क केयर होम में उन्हें फूल ले जाती है और वो बताती है कि निक ने अपने पेरेंट्स और वाइफ दोनों को छोड़ दिया है क्योंकि वो शहर में वैसे घूमता है जैसे वो फिर से बच्चा बन गया हो, मतलब उसे बस अच्छा वक्त बिताना है, बाकी कुछ नहीं। मतलब निक आया था इस शहर में अपने माँ बाप का ख्याल रखने, लेकिन ख्याल वो नहीं रख रहा, ख्याल तो एमी रख रही है। एनीवेज अब किताब का आता है बहुत बड़ा मोड़, 4 days gone। इसमें निक की यंग और खूबसूरत मिस्ट्रेस एंडी गो के घर के पीछे वाले दरवाजे पर आती है। जी हाँ दोस्तों, निक का एक चक्कर भी चल रहा है एंडी नामक लड़की से और वही उसे बर्नर फोन पे बार बार कॉल या मैसेज किए जा रही थी। निक यहाँ एंडी को गो के घर के अंदर चुपके से आने देता है, जिसके बाद दोनों बात करते हैं क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा वक्त से अफेयर में है। एंडी एक 23 साल की स्टूडेंट है जिसे निक ने जर्नलिज्म क्लास में पढ़ाया था। निक बताता है कि कैसे उसे एंडी से प्यार हो गया, जिसे खुश करना बहुत आसान है, जबकि निक की वाइफ को खुश करना तो बहुत मुश्किल था, मतलब एमी को। निक जो भी करता है एंडी उसे पसंद करती है और इसीलिए वो एंडी के प्यार में गिर चुका है। अब दोस्तों एंडी यहाँ जिद करती है कि अब से निक को उससे रोज बात करनी होगी, वरना उसे नहीं पता कि वो क्या कर बैठेगी। लेकिन निक को तो एंडी वाली बात सबसे छिपा के रखनी थी, स्पेसिफिकली पुलिस से या किसी और से भी, क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन है जहाँ एमी गायब हो चुकी है और अगर लोगों को पता चला कि एंडी और निक का चक्कर चल रहा है तो शक यही होगा कि निक ही अपनी बीवी को खत्म किया है। जो भी हो, यहाँ ये दोनों साथ सो जाते हैं और निक सुबह जल्दी उठ के एंडी को घर से भेजने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो दरवाजा बंद करता है तो गो वहाँ खड़ी होती है, इसलिए निक पकड़ा जाता है, यानी कि एटलीस्ट गो के सामने निक का राज खुल गया। कमिंग बैक टू डायरी एंट्री, एमी 21 जुलाई 2011 को बताती है कि वो मॉरिन और उसकी दोस्तों के साथ एक प्लाज्मा डोनेशन सेंटर जाती है। मतलब यहाँ वो सालों से प्लाज्मा देकर थोड़े पैसे कमा रहे हैं और एमी खून से बहुत डरती है, इसलिए वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद बाकी औरतें लाइक मो समेत उसकी देखभाल करती हैं। अब निक यहाँ गायब हो जाता है, फिर वो रात 11 बजे तक वापस नहीं आता और जब एमी पूछती है कि वो कहाँ था तो निक झूठ बोलता है। तो इस डायरी एंट्री से एक बात पता चलती है कि एमी खून नहीं देख सकती, मतलब उसके अंदर खून को देख के प्रॉब्लम होती है। नाउ कमिंग बैक टू निक, 5 days गॉन हो चुका है और यहाँ गो निक से उसके अफेयर के बारे में कन्फ्रंट करती है क्योंकि उसे कभी शक नहीं हुआ था और उनका रिश्ता इस बात पे टूट जाता है कि निक ने उसे इतना भी विश्वास के लायक नहीं समझा कि उसे कुछ ये सब बताया नहीं। इस पॉइंट पे गो भी निक के इनोसेंस पर शक करने लग गई है क्योंकि वो जानती है कि वो अपनी शादी में कितना नाखुश था। अब निक सपना देखता है कि एमी खून से भरे सर के साथ रेंगते हुए किचन फ्लोर पे उसकी तरफ आ रही है और जब वो घर वापस आता है तो गो उसे फोन करके कहती है कि वो एलन अबॉट लाइव शो देखे, जिस लाइव शो में एलन अबॉट जो है वो उस फ्लर्टी वॉलंटियर शोना केली का इंटरव्यू ले रही है और निक के साथ वो फोटो लेती ना मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो हाँ ये फोटो चारों तरफ चल रहा है। ये एक फोटो दोस्तों मीडिया में इतनी उछलती है कि निक की रेपुटेशन बर्बाद हो जाती है और जब एलन अबॉट शोना से बात करते हुए रिवील करती है कि एमी की बॉडी की तलाश के दौरान निक कितना शांत और दोस्ताना था, तो भैया यहाँ पे मीडिया ट्रायल ही निक का हो जाता है, जहाँ पे मीडिया निक को पूरी तरह से गुनहगार बताने लग गई थी। मीडिया को ये तक पता चल गया था कि निक ने एमी के
के पैसों से बार खरीदा था, देन वो उसकी 5वीं एनिवर्सरी पे गायब हुई है और उनका घर तोड़ा फोड़ा जा रहा है और एमी जो कि खुद अमेजिंग एमी है, इसलिए मीडिया का हमला शुरू हो जाता है और निक पब्लिक ओपिनियन में दोषी माना जाने लगता है। अब यहाँ मैं आपको अमेजिंग एमी वाली बात भी थोड़ी सी बता देता हूँ। तो एमी के माता पिता जो थे वो एक पूरी बुक सीरीज बना दिए थे बच्चों की कहानी वाली, जिसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर थी अमेजिंग एमी, लेकिन ये फिक्शनल कैरेक्टर एक्चुअली एमी पे ही बेस्ड थी। हालांकि इस फिक्शनल कैरेक्टर के साथ बहुत कुछ होता था। कहने का मतलब कि जो एमी की लाइफ में रियली नहीं हुआ वो सब अमेजिंग एमी कर रही थी और बच्चों के साथ साथ ये एमी भी बड़ी हो रही थी अपने किताब के अंदर। इनफैक्ट एमी का जन्मदिन मनाना, उसकी शादी होने लग गई थी किताब के अंदर, तो वो एक रियल इवेंट की तरह मनाना, ये सब होता था। इतनी बड़ी बुक फ्रेंचाइजी थी ये। ऑफ कोर्स ये सब एमी के माता पिता बचपन से ही करते थे और इससे एमी के दिमाग पे किसी न किसी तरह का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बचपन से रहा होगा। हाँ, ये एक छोटी सी डिटेल थी जो कि मैंने आपको बता दी है। एनीवेज, कमिंग बैक टू निक, गुस्से में निक सेंट लुइस ड्राइव करके जाता है जहां वो एमी के एक्स बॉयफ्रेंड स्टॉकर डेजी कॉलिंग से बात करता है। इस बंदे का जब एमी से ब्रेकअप हुआ था तो वो गलत कदम उठाने की कोशिश किया था, जबकि एमी उसकी चिट्ठियां बिना खोले ही फेंक देती थी। डेजी बहुत अमीर, हैंडसम और भरोसेमंद दिखने वाला आदमी है जो एक मैंशन में रहता है। वो निक को अंदर आने देता है और उसे बताता है कि उसे एमी के बारे में कितना अफसोस है। वो निक के सवालों का जवाब ईमानदारी से देता हुआ लगता है, फिर भी उसके अंदाज में और जिस तरीके से वो एमी के बारे में बात करता है उसमें कुछ अजीब था। वो बहुत पॉजिटिव अंदाज में बात करता है और अभी भी अपने लिविंग रूम में एमी के साथ डेटिंग के जमाने की एक फोटो लगाए हुए है। डेजी निक से पूछता है कि क्या एमी के पिता के पास एलाबाई है और वो डिनाई करता है कि वो एमी का पीछा कर रहा था। डेजी ये तक कहता है कि वो अपने साथ गलत करने की कोशिश भी नहीं किया था, ये सब बस बात फैल गई थी। तब यहाँ डेजी की माँ जैकलिन आती है और वो निक से कहती है कि आइंदा अगर निक को डेजी से दोबारा बात करनी है तो वो उनके फैमिली लॉयर से कांटेक्ट करे। और यहाँ दोस्तों निक को ऐसा फील होता है मानो डेजी की माँ जो है वो एमी की ही एक बूढ़ी वर्जन दिखती है। अब मूवी में अगेन यहाँ पे चेंज था, जहाँ जब निक डेजी से बात करने जाता है तो डेजी उसे अपने घर के अंदर आने ही नहीं देता और डेजी की माँ की कैरेक्टर तो है ही नहीं मूवी में। एनीवेज, कमिंग बैक टू एमीज डायरी, एमी 17 अगस्त 2011 को लिखती है कि अचानक एक साल निक के इग्नोर करने और बुरे मूड में रहने के बाद निक फिर से थोड़ा रोमांटिक और केयरिंग हो जाता है और न्यूयॉर्क सिटी से एक खास ट्रीट बनवाता है, जिसके बाद दोनों फिजिकल होते हैं। लेकिन एमी शक करती है जब वो निक को उनके फाइनेंशियल पेपर्स देखते हुए पाती है, क्योंकि उसे डर लगता है कि वो सिर्फ इसलिए अच्छा बन रहा है क्योंकि उसे कुछ चाहिए, जैसे द बार के लिए और पैसा। कमिंग बैक टू निक, 5 डेज गॉन हो चुका है और यहाँ निक डिटेक्टिव बोनी और गिल्पिन से बताता है कि वो शाम 4 बजे उसके घर पे बात करना चाहते हैं। वो साफ कर देते हैं कि डेजी कॉलिंग सस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि फोरेंसिक एविडेंस की वजह से उन्हें पता है कि घर में हुआ ब्रेक इन फेक था और किचन में एमी का खून मिला है। और हाँ, किचन में जितना खून गिरा था वो काफी गंभीर और शायद जानलेवा जख्म का नतीजा हो सकता है। इसके अलावा पुलिस ने उनके नेबर नोएल से बात की है, जो क्लेम करती है कि एमी निक से डरती थी और उसे लगता था कि उसने सिर्फ पैसों के लिए ही शादी की है। यहाँ निक अगेन कहता है कि एमी तो नोएल को ठीक से जानती भी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, डिटेक्टिव्स के पास यहाँ फोटोज थे जो दिखाते थे कि एमी और नोएल एक साथ काफी वक्त बिताते थे। आखिर में उनके पास सबूत है कि एमी की लाइफ इंश्योरेंस उसके गायब होने के ठीक पहले बढ़ा दी गई थी और निक का यह कहना था कि एमी अपना लाइफ इंश्योरेंस कवर खुद बढ़वाई थी। लेकिन अब पुलिस को लग रहा है कि नहीं, निक एमी का लाइफ इंश्योरेंस कवर बढ़वा दिया, फिर एमी गायब हो गई है, तो एमी के खत्म होने का जो इंश्योरेंस मिलेगा, मतलब जो बढ़ा हुआ इंश्योरेंस, ज्यादा पैसा, वो तो निक को ही मिलेगा। तो भैया निक ही कातिल हो सकता है। अब क्योंकि निक अकेला सस्पेक्ट है, कोई और सस्पेक्ट है भी नहीं यहाँ दोस्तों, इसलिए आखिरकार निक को एक लॉयर लेना ही पड़ता है। कमिंग बैक टू एमीज डायरी, 21 अक्टूबर 2011 को वो बताती है कि निक की माँ गुजर चुकी हैं और अब एंग्री निक वापस आ चुका है। एमी को फिर से अपनी शादी के लिए डर लगता है, खास करके अब जब उसे लगता है कि वो निक के लिए बहुत बूढ़ी हो चुकी है। हम ये भी समझ पाते हैं कि एमी निक से 4 साल बड़ी है। वो रिवील करती है कि निक सिर्फ अपनी शर्तों पर, बहुत जल्दबाजी में और बिना प्यार से बस फिजिकल होना चाहता है एमी के साथ। और ये दूरी होने के बाद एमी निक से पूछती है कि क्या वो बच्चा ट्राई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों निक मना कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि वो एक और स्ट्रेस नहीं झेल सकता वरना वो फट पड़ेगा। कमिंग बैक टू निक, 6 डेज गॉन में निक गो और इलियट्स के साथ एमी के लिए कैंडल लाइट विजिल में जाता है, जो कि एक लोकल पार्क में हो रही थी। और यहाँ मीडिया भी आ चुकी थी, जो कि ऑफ कोर्स पहले से ही निक के खिलाफ थी और अब तो निक प्राइम सस्पेक्ट है, तब तो मीडिया और भी उसके खिलाफ होगी ही। इलियट्स अंदर से टूट रहे हैं, लेकिन बाहर से अभी वो निक का साथ देते दिखाई देते हैं। अब इस विजिल में निक बात करने लगता है लोगों से, वो अपनी वाइफ के लिए अपना प्यार जताता है, उसे वापस पाने की चाहत के बारे में बताता है। लेकिन तभी नोएल हॉथॉर्न माइक्रोफोन छीन के स्टेज पे चढ़ जाती है और वो ऐलान करती है कि पुलिस को निक से पूछना चाहिए कि उसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ क्या किया। जी हाँ दोस्तों, ये बॉम्बशेल सभी लोग सुनते हैं, खुद निक भी सुनता है, जिसे पता ही नहीं था कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। और वहीं भीड़ में निक देखता है कि एंडी भी खड़ी थी, जो कि ये सारी बात सुन चुकी थी। तो हाँ, निक के लिए सिचुएशन तो फंसती ही जा रही थी दोस्तों। ऐसे में निक यहाँ से मीडिया से बचते हुए भाग
लगता है। नाउ एमी की डायरी में 15 फरवरी 2012 को एमी अपने मॉल विजिट के बारे में लिखी थी, जहां वो गन खरीदने गई थी। क्यों? क्योंकि वो निक से डरने लग गई थी। उसे लग रहा था कि निक कुछ भी गलत कर सकता है, क्योंकि 2 दिन पहले निक ने एमी को धक्का देके गिरा दिया था। तो अब एमी एक गन रखना चाहती है, ताकि अगर निक कभी उस पर हमला करे तो एटलीस्ट एमी के पास डिफेंस के लिए गन हो। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, 6 डेज गॉन हो चुका है और निक पूरे शॉक में है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। इनफैक्ट ये बात डिटेक्टिव्स को पहले से पता थी और उन्होंने निक से ये बात छिपाई थी। निक समझ जाता है कि अब सब मान रहे हैं कि निक ने ही एमी को खत्म कर दिया है, इसलिए गो निक को अपने घर ले जाती है और रैंड एलियट फोन करके पूछता है कि क्या निक को पता था कि एमी प्रेग्नेंट है। गो और निक एमी की पॉसिबल प्रेगनेंसी पे बात करते हैं एंड देखा जाए तो सालों से निक गो से कहता आ रहा था कि वो बच्चे नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पे फाइनली निक कन्फेस करता है कि एक्चुअली में वो एमी थी जिसे बच्चा नहीं चाहिए था। निक को तो बच्चा चाहिए था, ये लोग पहले भी कोशिश कर चुके थे। इनफैक्ट निक ने तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स तक लिए थे, लेकिन एमी खुद ही आगे कोशिश करना छोड़ चुकी थी। गो निक को उसके झूठों के लिए कन्फ्रंट करती है और कहती है कि बचपन से ही उसे सच बोलने में प्रॉब्लम रही है और गो को खुद नहीं पता कि वो अपने ही भाई निक पे विश्वास करे या नहीं। गो यहाँ निक के कई क्लेम्स पे सवाल उठाने लगती है। जैसे गो पूछती है कि क्रेडिट कार्ड पे निक का जो लोन है वो $200,000 से ज्यादा है, मतलब इतना वो क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड कर दिया है, तो क्या ये निक ने खर्चा नहीं किया? निक का कहना है कि नहीं, उसे पता ही नहीं कि ये सब खर्चा कब हो गया। देन निक का ये भी कहना था कि जिस एग्जैक्ट टाइम पे एमी गायब हुई थी उस टाइम निक एक्चुअली में सुबह बीच पे था, जबकि गो जानती है कि निक बीच से नफरत करता है तो वहां वो गया नहीं होगा। इसी सब के पैरेलल में एंडी फोन करके निक से मिलने का जिद करती है और वो एक पार्क में मिलने के लिए मान जाता है। नाउ एंडी से मिलने के बाद वो अपने घर वापस आता है, जिसे मीडिया ने घेर रखा है। तभी डिटेक्टिव बोनी आता है कंफर्म करने के लिए कि एमी जब गायब हुई थी तब वो वाकई प्रेग्नेंट थी। जी हाँ, डॉक्टर्स के कुछ रिकॉर्ड्स इस बात को साबित करते हैं। बाय द वे, इन केस आप सोच रहे हो कि मीडिया इस केस में इतना क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि अमेजिंग एमी एक बहुत बड़ी किताब थी। वैसे में जब मीडिया को पता चलता है कि अमेजिंग एमी जिस एमी के ऊपर लिखी गई है वही एमी गायब हुई है, तो ऑफ कोर्स ये नेशनल न्यूज तो बनना ही था। कमिंग बैक टू एमी, 26 जून 2012 को अपनी डायरी में लिखती है कि वो प्रेग्नेंट है। इनफैक्ट वो बहुत खुशी में ये बात नोएल को बताती है, मतलब अपना प्रेगनेंसी स्टिक दिखाती है। वो अगली एनिवर्सरी के लिए एक ट्रेजर हंट प्लान करती है, जिसके अंत में एक बेबी क्रेडल होता है और वो कहती है कि काश उसने पहले ही एक गन खरीद ली होती, क्योंकि उसे डर है कि उसका हस्बैंड उसे ये न्यूज सुन के खत्म न कर दे। कमिंग बैक टू निक, 7 डेज गॉन हो चुका है और निक यहाँ एक डिफेंस अटर्नी को हायर किया है जिसका नाम है टैनर बोल्ट। अब टैनर बोल्ट बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि वो हमेशा ऐसे पतियों को बचाता है जिन पे ऐसा ही इल्जाम हो जो कि अपने बीवी को खत्म किए हैं या फिर अपने गर्लफ्रेंड के साथ कुछ गलत किए हैं। वो अलग बात है कि टैनर बोल्ट बहुत ही अच्छा वकील है, लेकिन टैनर बोल्ट को हायर करना मतलब समझ लो कि लोग ऑलरेडी आपको दोषी मान ही लेंगे। निक यहाँ मैरीबेथ को फोन करके कहता है कि उसे पता ही नहीं था कि एमी प्रेग्नेंट है और वो एक लॉयर हायर कर रहा है। नाउ जब निक टैनर बोल्ट से मिलता है तो बोल्ट निक को सिखाता है कि पब्लिक ओपिनियन को कैसे अपनी तरफ मोड़ा जाए और एक अल्टरनेट थियरी बनानी होगी कि एमी को किसने किडनैप किया होगा। इसी दौरान निक डिस्कवर करता है कि एमी ने टॉमी ओहारा नाम के एक आदमी पे 2005 में ये इल्जाम लगाया था कि डेट के बाद वो एमी के साथ गलत किया था। अब निक यहाँ बोल्ट को ये भी बताता है कि भैया मेरा एक अफेयर भी चल रहा है और इसलिए बोल्ट जिद करता है कि भाई तुम जल्दी से इस अफेयर वाले मामले को खत्म करो। लेकिन दोस्तों एंडी को नाराज किए बिना ये अफेयर खत्म करना तो इम्पॉसिबल है। जो भी हो, यहाँ निक मान जाता है कि बोल्ट जो कुछ भी कहेगा निक वही मानेगा। अब इस पॉइंट पे निक एंडी के प्यार से बाहर आ जाता है, बस ऐसे ही, क्योंकि वो खुद को एडमिट करता है कि उसे एमी जितना कभी किसी से प्यार हुआ ही नहीं। निक को रियलाइज होता है कि वो एमी के साथ एक बेहतर इंसान था, क्योंकि वो एमी का प्यार और अप्रिशिएशन कमाना चाहता था। भले उसे लग रहा था कि हाँ वो एंडी को प्यार करता है, लेकिन जब सिचुएशन आया जहाँ उसे एंडी को छोड़ना होगा तो वो पलक झपकते ये कर पा रहा है। निक को समझ आ जाता है कि वो दबाव में टूट गया था और एक आसान अफेयर में गिर गया था, इसलिए वो खुद को दोष देता है और कहीं ना कहीं वो बन गया था जो कि एमी कह रही थी, मतलब नफरत से भरा हुआ एक राइटियस बॉल ऑफ हेट वाला इंसान। एनीवेज, तो टैनर बोल्ट से मिलके वापस आते वक्त निक चौथा क्लू सॉल्व करता है और जब वो कार्थेज वापस पहुंचता है तो वो सीधा गो के घर के पीछे वाले शेड में जाता है। अब इस पॉइंट पे दोस्तों किताब का पार्ट 2 शुरू होता है, विच इज बॉय मीट्स गर्ल। यहाँ निक पहली बार असली एमी से मिलता है। इस पार्ट में एमी का नरेशन उसी दिन से शुरू होता है जब वो गायब हुई थी और आगे की तरफ बढ़ता है, जबकि उसके चैप्टर्स निक के नरेशन के साथ ऑल्टरनेट करते हैं, जो गो के घर के शेड में घुसने से शुरू होता है और वहां से आगे बढ़ता है। तो यहाँ एमी पहली बार रिवील करती है कि वो कुछ गायब नहीं हुई है, कुछ खत्म नहीं हुई है, रादर वो जिंदा है। इनफैक्ट एमी खुद अपने गायब होने का प्लान बनाई है, इसीलिए वो अपनी पैदाइश की कहानी सुनाती है। वो इलियट्स की अकेली बची हुई संतान है दोस्तों। इलियट्स जो कि एमी के माता पिता हैं, उनका 5 स्टिल बर्थ हुआ था, 2 मिसकैरेज हुआ था, जिसके बाद फाइनली एमी एक इकलौती बेटी पैदा हुई और इसलिए वो खुद को बहुत स्पेशल मानती है। वो बताती है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए एक प्रोडक्ट जैसी महसूस करती थी, जिन्होंने एमी को हर तरह का फायदा दिया, हर सुख सुविधाएं दी, लेकिन
खुशी जो होती है ना लाइफ में वो नहीं दे पाए। यही वजह है कि एमी बाकी लोगों से अलग है, वो बाकी लोगों को समझ नहीं पाती। इसके बाद एमी बताती है कि निक उससे कितना प्यार करता था और वो कैसे निक के लिए कूल गर्ल बन गई, क्योंकि निक यही चाहता था। ये कूल गर्ल वाला कॉन्सेप्ट इस किताब का शायद सबसे चर्चित हिस्सा है दोस्तों। एमी इस लंबे से मोनोलॉग में समझाती है कि कैसे दुनिया भर के मर्द एक ऐसी इमेजिनरी परफेक्ट गर्लफ्रेंड चाहते हैं जो हर चीज में कूल हो, कभी शिकायत ना करे, जंक फूड खाए और फिर भी पतली रहे, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले और अपने मर्द की हर पसंद को अपनी पसंद बना ले। और कैसे औरतें इस इमेजिनरी कूल गर्ल का मुखौटा पहनकर मर्दों को फंसाती है, जहां वो अपनी जो असली जरूरतें होती है ना उनको दबा लेती है। एमी खुद ये मुखौटा निक के लिए पहनती थी सालों तक, और जब आखिरकार उसने अपना असली चेहरा निक के सामने दिखाया तो उसे ये पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे वापस वही कूल गर्ल एमी चाहिए थी। और यहीं से एमी के अंदर निक के लिए नफरत शुरू हुई। ये पूरा रिवील इतना पावरफुल है क्योंकि ये पूरी पार्ट 1 की हर खुशी भरी याद को पीछे मुड़ के एक परफॉर्मेंस बना के दिखाता है। एमी जो कुछ भी डायरी में लिख रही थी वो शायद कभी असली एमी थी ही नहीं। तो हाँ, एमी सब कुछ प्लान की थी, जैसे वो खुद ही अपना किडनैपिंग करवाई, अपना ही खून वहां जान के गिराई, जबकि वो लोगों को ये बताती आई है कि उसे खून देख के बेहोशी हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। देन नोएल जो कि प्रेग्नेंट लेडी है, उसके साथ एमी चुपके से फ्रेंडशिप कर ली थी। उसको हमेशा बोलती रहती थी कि कैसे मेरा पति अच्छा नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसकी ही यूरिन चुरा के अपना प्रेगनेंसी का पूरा सैंपल बना दी। और दोस्तों एमी की जो डायरी है वो भी वो निक डन के पिता के घर में कहीं तो डाल दी थी, इस तरह से एज इफ डायरी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी गई हो, लेकिन डायरी डिस्ट्रॉय नहीं हुई और ये चीज कहीं ना कहीं पुलिस को मिल गई। तो हाँ, एमी काफी कुछ प्लान करी है, जो कि मैं आपको थोड़ा बहुत अभी बता भी रहा हूँ। आगे और भी चीजें पता चलती ही रहेंगी। वहीं निक की बात करें तो 7 डेज गॉन हो चुका है और इस पॉइंट पे निक को रियलाइज होता है कि ट्रेजर हंट के क्लूज निक को उन जगहों पे ले जा रहे थे जहां जहां निक एंडी के साथ इंटीमेट हुआ था। दिस मींस कि एमी को निक और एंडी के अफेयर के बारे में पहले से ही पता चल चुका था। नाउ गो का जो शेड था उसके अंदर वो सारे महंगे सामान थे दोस्तों, जो कि निक कहता है कि उसने कभी क्रेडिट कार्ड पे खरीदा ही नहीं था, लेकिन वो सारे सामान यहाँ भरे पड़े थे, जैसे कुछ गेम कंसोल्स, बहुत महंगा गोल्फ स्टिक और पता नहीं क्या क्या। और इस पॉइंट पे निक को क्लियरली पता चल जाता है कि एमी कुछ गायब वगैरह नहीं हुई है, रादर एमी निक से इतना हेट करने लग गई थी कि वो निक को अपने गायब होने के केस में फंसाना चाहती है। जो भी हो, यहाँ निक गो को भी बुलाता है, गो भी शॉक में थी और ये दोनों मिलके एमी के आखिरी ट्रेजर का सामना करते हैं। ये थी पंच और जूडी की कठपुतलियां, जहां जूडी की जो कठपुतली थी उससे एक छोटी सी लड़की की बेबी चिपकी हुई थी। और ऐसे में निक और गो जल्दी से एमी के सिंबलिज्म समझ जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल पंच और जूडी शो में पंच अपने बच्चों को मार देता है और जब जूडी उससे इसके बारे में पूछती है तो वो उसे भी खत्म कर देता है। सिंबलिज्म बेसिकली ये है कि एमी यहाँ झूठ प्रूव कर दी कि वो प्रेग्नेंट है और अब सब कुछ निक के ऊपर आएगा कि निक ना सिर्फ एमी को मारा बल्कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो कहीं ना कहीं उनके बच्चे को भी खत्म कर दिया। और यही ये कठपुतली दिखाती है। नाउ इन कठपुतलियों में पंच जो था वो अपने कत्लों से बच निकलता है, लेकिन एमी चाहती थी कि निक उन मर्डर्स के लिए सजा पाए जो सपोजिटली उसने किया है, जबकि निक ऐसा किया ही नहीं। और अजीब बात यह थी कि जूडी पुतली का हैंडल गायब था, इसलिए निक आखिरकार समझ लेता है कि एमी ने उसे अपने गायब होने और मर्डर के लिए फंसाया है। वहीं एमी की बात की जाए तो वो रिवील करती है कि उसे शुरू से ही अफेयर के बारे में पता था, इसलिए निक को उसकी मर्डर के लिए फंसाना उसका बदला है उसके अफेयर के लिए। वो निक को सबक सिखाना चाहती थी और एमी खुद ही सारे सबूत गढ़ी थी। लाइक ये जो डायरी एंट्रीज हम देख रहे हैं एमी की, एक्चुअली में एमी कभी डायरी लिखती ही नहीं थी, वो ये सब बात याद करके रीसेंट टाइम में लिखी है। जी हाँ, डायरी वाली जो एमी है वो पूरी तरह से एक फिक्शन है। एमी 1 साल से ये सब प्लान कर रही थी, इसलिए वो उस गाड़ी में भाग जाती है जिसे उसने खरीदा था छुप के मिजूरी के ओजाक्स में। रास्ते में एमी अपना बाल काट लेती है, फिर अपने बाल को डल ब्राउन रंग में मतलब कलर कर लेती है ताकि एमी का लुक चेंज हो जाए, क्योंकि एमी को पूरे नेशन में काफी लोग देख रहे थे, उसके मिसिंग की रिपोर्ट आ रही थी, तो कोई उसे पहचान न ले। एमी को अपने पेरेंट्स को दुख देने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि जैसे वो खुद सोचती है उन्होंने ही उसे ऐसा बनाया है और फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया था, इसलिए वो उनसे नाराज है और उन्होंने उसका पैसा वापस भी ले लिया है। एमी का मानना है कि उसके पेरेंट्स ने उसे न्यूयॉर्क से दूर जाने दिया और वो मानती है कि उन्हें भी दुख झेलना चाहिए। एनीवेज, निक की बात की जाए तो 7 डेज गॉन हो चुका है और वो टैना बोल्ट को फोन करके बताता है कि एमी उसे फंसा रही है। ऐसे में टैना कहता है कि मैं अगली सुबह ही मिजूरी पहुंच रहा हूं, तब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। वहीं गो नींद की गोली लेकर सोती है, जबकि एंडी एक बार फिर गो के घर पीछे वाले दरवाजे पर आ जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जिस दिन निक और एमी की एनिवर्सरी थी, मतलब जिस दिन एमी गायब हुई थी, उस दिन निक हिम्मत जुटाकर एमी को डिवोर्स के बारे में बताना चाहता था। तब एमी निक से पहले ही कहती थी कि वो अभी उससे प्यार करती है और नए सिरे से शुरुआत करना चाहती है। एमी ये तक निक से कह देती है कि निक इस बारे में उसी जगह पे एक बार फिर से जाके सोचे। कौन सी जगह पे? जहाँ निक जाके सोचता है, और ये जगह बीच थी। तो इसीलिए दोस्तों निक एक्चुअली में बीच गया था, लेकिन निक का कोई एलाबाई नहीं है, यानी कि कोई उसे बीच जाते देखा नहीं। जो भी हो, यहाँ निक एंडी के साथ है, जहाँ निक एंडी से कह देता है कि उनका अफेयर अब आगे नहीं चल सकता। इस पे एंडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, थोड़ी सी यहाँ झड़प भी हो जाती है एंड फाइनली एंडी यहाँ से बाहर चली जाती है। नाउ एमी जो कि जिंदा है वो अपनी कहानी अगेन कंटिन्यू करती है कि निक आखिरकार अपने पिता के घर पहुंच
पहुंचा और वहां एमी का छोड़ा हुआ क्लू मिल गया, क्योंकि उसे अलार्म कंपनी से एक कॉल आई थी क्योंकि उसने अलार्म रीसेट किया था और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के रूप में अपना खुद का नंबर दिया था। वो अपनी कहानी एलन अबॉट लाइफ पे अनफोल्ड होते हुए देखती है, मतलब वो एकदम मजे ले रही है कि कैसे मीडिया में निक को गुनहगार बताया जा रहा है। एमी के पास एक मनी बेल्ट है जिसमें $10,200 का कैश है और वो एक सस्ती सी मोटेल में छिप रही है जहां अलग अलग केबिन्स हैं और वहां के केबिन्स में एक जेफ नाम का आदमी भी रहता है जो कि एमी के लिए मछली लेकर आता है, उसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। एमी मछली ले लेती है और मैनेजर डोरोथी उसे अपने बगीचे से टमाटर देती है। वहीं 8 डेज गॉन में निक टैनर बोल्ट और गो को समझाता है कि एमी ने उसे कैसे फंसाया है, लेकिन जब वो खत्म करता है तो टैनर पूछता है कि उसके पिता के घर वाला क्लू कहां ले गया, जबकि निक को वहां कोई ट्रेजर नहीं मिला था, सिर्फ क्लूज मिले थे। नाउ एमी को टेलीविजन रिपोर्ट से पता चलता है कि नोएल ने उसकी प्रेगनेंसी की खबर बाहर निकाल दी है और इससे एमी खुश हो जाती है। एमी रिवील करती है कि उसकी प्रेगनेंसी भी फेक थी दोस्तों। प्रेगनेंसी प्रूव करने के लिए उसने नोएल का ही यूरिन चुरा लिया था क्योंकि नोएल खुद प्रेग्नेंट थी। जी हाँ, नोएल अपने चौथे बच्चे से प्रेग्नेंट है और एमी ने डॉक्टर के ऑफिस में प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए नोएल का ही यूरिन यूज किया था। एमी पूल पर एक लड़की से मिलती है जिसे वो सोचती है कि वो किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप से भाग रही है, इसलिए दोनों साथ रहने लगते हैं। लेकिन एमी को ये बात का एक शक था कि कहीं ग्रेटा उसे पहचान न ले, क्योंकि एमी न्यूज में हर जगह थी। वैसे एमी यहाँ काफी चेंजेस करी है दोस्तों, सिर्फ वो बाल छोटे नहीं की बल्कि बाल को डाई कर चुकी है, फिर सन टैन करके अपना स्किन का कलर बदल चुकी है। देन एमी कुछ समय से बहुत ज्यादा खा रही थी जिससे उसका वजन भी काफी हद तक बढ़ गया है और ऐसे में एमी को पहचान पाना थोड़ा मुश्किल तो था। नाउ ग्रेटा और एमी साथ बैठकर एलन अबॉट का एमी वाला करंट स्टोरी देखते हैं और एमी यहाँ ग्रेटा को अपना नाम नैन्सी बता देती है। इस झूठ के बाद एमी को रियलाइज होता है कि जेफ को तो वो अपना नाम लिडिया बताई है, तो हाँ वो ऐसे अलग अलग नाम नहीं बता सकती। वहीं दूसरी तरफ निक, गो और टैनर बिल डन के घर में एमी के ट्रेजर के लिए खोज करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ मिलता नहीं। इसलिए टैनर चाहता है कि निक शेड वाली चीजों के बारे में खुद पुलिस को जाके बता दे, लेकिन निक इस बात से हिचक रहा था क्योंकि एमी पता नहीं क्या सब प्लान की होगी, घर में पता नहीं वो क्या सब छिपा के रखी होगी। बट टैनर वाज लाइक कि देखो कोई भी चीज है जो बाद में खोलेगा तो वो और बड़ा बॉम्ब बन जाता है, तो इससे पहले कुछ भी बाद में पता चले तुम खुद जाके कन्फेस करो। टैनर का तो ये भी मानना था कि निक मीडिया में जाके एंडी के अफेयर वाली बात भी बता दे, बट निक इन बातों के लिए हिचकिचा रहा था। उस दिन के बाद जब मीडिया उनके घर के बाहर भीड़ करता है तो एलियट्स आ जाते हैं, लेकिन मेरीबेथ और रैंड अब उसमें विश्वास नहीं करते। बेसिकली निक यहाँ उन दोनों का सपोर्ट खो चुका है। ऐसे में निक वापस टॉमी ओहारा को कॉल करने का फैसला करता है और टॉमी ने टिप लाइन पर कई बार कॉल किया था। अब दोस्तों टॉमी वही आदमी है जिसपे एमी ने डेट के बाद गलत करने का इल्जाम लगाया था। तो हाँ, टॉमी और निक की बात होती है जहाँ निक एक बहुत ही खतरनाक खुलासा करता है। वो बताता है कि वो और एमी मिले थे और कई महीनों तक डेटिंग की है, लेकिन जल्द ही टॉमी को लगने लगा कि एमी पूरी तरह बदल चुकी है और अब वो उसे पसंद नहीं करती। तो ऐसे में जब टॉमी एमी से मिलना कम किया तो एमी वापस से पहली खुश मजेदार वाली एमी बन गई। देन वो उसके घर आई, दोनों साथ में मूवी देखे, इंटीमेट हो गए, जिसके बाद सब कुछ ठीक लग रहा था। अगली चीज जो टॉमी को पता चलती है वो ये कि पुलिस आ गई क्योंकि एमी ने उसके ऊपर गलत करने का इल्जाम लगा दिया था। इनफैक्ट एमी के ऊपर कुछ ऐसे चोट भी थे जो कि प्रूव कर रहे थे कि हाँ उसके साथ गलत हुआ है। ये चोट एमी के ऊपर तब नहीं थे जब टॉमी और एमी कहीं ना कहीं इंटीमेट हो रहे थे। इनफैक्ट एमी ने टॉमी के गद्दे और दीवार के बीच लिगेचर्स भी रख दिए थे। इन शॉर्ट एमी बहुत पहले भी अपने एक बॉयफ्रेंड टॉमी को इस तरह से फंसा चुकी है और केस ऐसा बन गया था जैसे मानो टॉमी ने ही एमी के साथ गलत किया हो, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। अब कुछ दिन बाद भले एमी केस वापस ले ली थी, लेकिन टॉमी की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब उसे हर फॉर्म में लिखना पड़ता है कि उसने कभी किसी के साथ गलत किया है, जिससे ना तो उसे जॉब मिलती है ना वो डेट पे जा पाता है। बेसिकली उसकी जिंदगी काफी हद तक खराब हो चुकी है। और इसीलिए जब टॉमी ये एमी की केस देख रहा था टीवी पे तो वो समझ गया था कि निक एमी का अगला शिकार है। दूसरी तरफ ग्रेटा, जेफ और एमी साथ में घूमते हैं, मिनी गोल्फ खेलते हैं और जेफ ग्रेटा एक कपल बन रहे हैं, जबकि ग्रेटा एमी के मनी बेल्ट को देखती है और मजाक उड़ाती है। अब एमी यहाँ डोरोथी को बताती है कि वो ब्रोक है, उम्मीद करते हुए कि शायद वो उसे फ्री में रहने दे, लेकिन कोई मौका नहीं मिलता। एमी बहुत देरी से रियलाइज करती है कि उसने जेफ और ग्रेटा को कम आंका था क्योंकि उसे लगता है कि उन्हें पता है कि वो कौन है। इसलिए जब जेफ उस रात $50 के लिए एक लोकल पॉन्ड से कैटफिश चुराने में मदद मांगता है तो वो मदद कर देती है। बाद में जब वो मछली की गंदगी धोने के लिए तैरते हैं तो एमी जेफ को पीछे छोड़ के अपने मनी बेल्ट तक पहले पहुंचती है। दूसरी तरफ निक टॉमी से बात करने के बाद हिलरी हैंडी को कॉल करता है जो कि एमी की हाई स्कूल स्टॉकर थी और हिलरी निक से बात करने के लिए मान जाती है क्योंकि वो एमी के प्राइवेट स्कूल में नई लड़की थी और एमी ने उससे दोस्ती की थी। अब दोस्तों ये हिलरी वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं मूवी में है ही नहीं, लेकिन चलिए मैं आपको इस बारे में भी बताता हूँ। तो एमी और हिलरी शुरू में दोस्त बनती हैं, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर हिलरी ने एमी को पीछे छोड़ दिया। मतलब हिलरी की एमी से ग्रेड्स बेहतर हो गई, हिलरी थोड़ी ज्यादा पॉपुलर हो गई, लड़कियों से दोस्ती ज्यादा करने लगी। इसलिए एमी ने हिलरी को कन्विंस किया कि वो उसकी माँ को प्रैंक करे। क्या प्रैंक करे? ये कहे कि मैं नई एमी बन गई हूँ। एमी ने उसके बाल में सेम रंग रंगवाए और बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहना दिए। ये भी मनाया कि तुम जाना मेरी माँ को हग वगैरह कर लेना। और हिलरी जो कि एमी की दोस्त थी प्लस नई लड़की थी, थोड़ी सी इनसिक्योर थी, तो वो इस प्रैंक के लिए मान गई। उसे लगा
छोटा मोटा कोई प्रैंक होगा, कर लेते हैं। लेकिन अचानक एमी उसे छोड़ देती है। फिर एक दिन एमी सीढ़ियों से गिर जाती है, मतलब वो खुद से गिरी थी जानबूझ के, जिससे एमी को चोट आई और एमी यहाँ इल्जाम लगाने लगी कि हिलेरी उसको धक्का दी है। अब एमी की कहानी क्या थी? एमी की कहानी थी कि हिलेरी उसके पीछे पड़ गई थी, वो अपने आप को एमी कहने लग गई थी, वो मेरी तरह बाल कर ली, देखो सब कुछ मेरी तरह ड्रेस करने लगी है, उसे अमेजिंग एमी बनना है, और फिर वो मुझे धक्का भी दे रही है, मेरी माँ को हक कर रही थी, बोल रही थी कि मैं ही एमी हूँ। तो ऐसे में हिलेरी का काफी नाम खराब हुआ था और सब हिलेरी को स्टॉकर मानने लगे थे, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। एमी ये सब सिर्फ इसलिए की क्योंकि हिलेरी के ग्रेड्स अच्छे आने लगे थे और लड़के जो थे वो हिलेरी से ज्यादा बात करने लग गए थे। इसका ये भी रीजन था कि लड़के कहीं ना कहीं एमी से थोड़ा इंटिमिडेट होते थे, बट जो भी हो एमी को जलन हुई अपने दोस्त हिलेरी से, वो उसको फंसा दी थी। अब निक ये कहानी सुन के सोच रहा है कि माय गॉड, ये एमी जो लड़की है मैंने किससे शादी कर ली, ये पता नहीं प्रेग्नेंट है भी कि नहीं, और कैसे एमी अब उसे पूरी तरह फंसा चुकी है। निक ये भी रिवील करता है कि वो कभी एमी के साथ एक बच्चे का सपना देखता था, सोचता था उन्हें एक बच्ची होगी, एक लड़की होगी, बट अब तो वो डर रहा है कि वो कितने साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड इंसान से शादी कर चुका है। निक यहाँ टैनर से फिर से मिलता है और टैनर बताता है कि निक के बचने का सिर्फ एक मौका है, एंड दैट इज असली एमी को ढूंढना, क्योंकि वो निक की टॉमी ओहारा और हिलेरी हैंडी वाली कहानियों से प्रभावित नहीं है। इनफैक्ट वो दोनों मीडिया में आएंगे भी नहीं और इस कहानी को ऐसे भी कोई मानेगा नहीं। नाउ निक के घर के बाहर हमेशा रिपोर्टर्स रहते थे, राइट? तो उनसे छिपते छिपाते निक बार में ड्रिंक करने चला जाता है, जहां एक यंग महिला रिपोर्टर उससे बात करती है। कई ड्रिंक्स के बाद निक सोचता है कि नहीं, अब उसे एमी पे पलटवार करना ही होगा, इसलिए वो रिपोर्टर को खुद को फिल्म करने देता है और एक पश्चाताप भरे हस्बैंड का रोल निभाता है। वो माफी मांगता है और एमी से घर वापस आने की मिन्नत करता है ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। ऑफ कोर्स निक ऐसा चाहता नहीं है, ये उसका एक प्लॉय है। वहीं दूसरी तरफ एमी ग्रेटा और जेफ को लेकर नर्वस महसूस करती है। उसे लग रहा है कि ये दोनों एमी के साथ कुछ गलत कर सकते हैं, तो एमी सोचती है कि नहीं, अब इस जगह से निकलना होगा। तो हाँ, वो केबिन से अपना सब कुछ साफ करती है, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स और बाल। साथ ही वो टिप लाइन पे एक हिंट भी दे देती है इन्वेस्टिगेशंस को, मतलब उसकी जो केस चल रही है उनको, कि जाके शेड चेक करो गो का। इन शॉर्ट, एमी जहां इस मोटेल पे रुकी है वहां से अब निकलने का प्लान कर रही है, साथ ही जो निक की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको भी आगे बढ़ा रही है। एमी लाइब्रेरी जाती है इंटरनेट यूज करने और वहां वो निक की वायरल कन्फेशन वाली वीडियो देखती है, जिससे वो तुरंत प्रभावित हो जाती है और यहाँ एमी के दिल में निक के प्रति कहीं ना कहीं नरमी पैदा होने लग गई थी। जैसे ही वो केबिन छोड़ने की तैयारी कर रही होती है, जेफ और ग्रेटा जबरदस्ती अंदर आ जाते हैं और वो उसे लूट लेते हैं। मतलब एमी के पास जो 10,000 कुछ डॉलर्स थे ना, वो सब कुछ छीन लेते हैं और एमी के पास सिर्फ 35 सेंट छोड़ते हैं। अब दोस्तों, मूवी में कुछ चीजें डिफरेंट है, जैसे ये जो छोटी सी इंटरव्यू हुई है बार में, ये कहीं ना कहीं हुई ही नहीं थी, रातर एक बड़ी इंटरव्यू हुई थी जो कि किताब में अब होती है। जी हाँ, निक उठता है और देखता है कि उसके वीडियो कन्फेशन के बाद कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन उसके फेवर में शिफ्ट हो रहा है। इसलिए टैनर बोल्ट निक को एक सीरियस टेलीविजन जर्नलिस्ट शैरन के साथ इंटरव्यू दिलाता है, जो कि अगेन मूवी में भी है। अब निक को इस इंटरव्यू के लिए तैयार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि निक को इस इंटरव्यू में अपने अफेयर के बारे में कन्फेस करना है और एमी को वापस पाने के लिए ऐसे मिन्नतें करनी है जैसे वो एमी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। मतलब उससे टेलीविजन पे जाके अमेरिकन पब्लिक की माफी और प्यार दोनों जीतना है। लेकिन इंटरव्यू एयर होने से ठीक पहले टैनर का प्लान है कि वो पुलिस को वुडशेड की चीजों के बारे में और इस थियरी के बारे में बताए कि एमी निक को फंसा रही है। बाय द वे, यहाँ टैनर की वाइफ भी निक की मदद करने आ गई है, जिनका नाम है बेट्सी बोल्ट। तो हाँ, निक की एक टीम तैयार हो गई है, जिसमें निक खुद है, देन उसकी बहन गो है, टैनर बोल्ट है, बेट्सी बोल्ट है, और ये सब मिलकर निक को शैरन के इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं कि उसे कैसे बिहेव करना है, क्या क्या वर्ड एग्जैक्टली बोलना है। वो कहते हैं ना, मीडिया ट्रेनिंग, पीआर ट्रेनिंग, वही निक का चल रहा है। लेकिन निक को नहीं पता है कि सबसे पहले एक बहुत बड़ा बॉम्ब फूटने वाला है। वहीं एमी की बात की जाए तो उसके पास अब कुछ पैसे नहीं है। वो किसी तरह एक पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी में सो जाती है, जहां से गार्ड उसे भागने को कहता है। तो एमी बहुत परेशान है और अंततः वो क्या करती है? वेल, वो कॉल करती है डेजी कॉलिंग्स को। एमी को पता है कि डेजी आज भी उससे प्यार करता है, उसे खत लिखता है। तो जब डेजी को एमी का कॉल आता है तो वो दौड़ते हुए एमी को बचाने चला आता है। दोनों एक कसिनो में मिलते हैं और एमी यहाँ डेजी से झूठ बोलने लगती है कि मेरा पति बहुत अब्यूजिव था, मुझे मारता पीटता है, डेजी मुझे प्लीज बचा लो। और डेजी को भी हीरो जैसा फील होता है कि मैं एमी को बचा रहा हूँ, वही लड़की जिसे मैं इतना ज्यादा प्यार करता था, वो लड़की अब मेरे पास आई है। हाँ, डेजी एमी से कहता है कि तुम मेरे घर पे रह सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाय द वे दोस्तों, एमी यहाँ डेजी को बहुत समय से झूठ बोल रही थी कि निक उसके साथ शादी में गलत करता है, उसे मारता पीटता है, जबकि ये सब कहानियां गलत है। इसीलिए दोस्तों, डेजी बिलीव करता है कि एमी जो गायब हुई है वो अपने अब्यूजिव हस्बैंड से बचने के लिए ऐसा करी है। नाउ डेजी बहुत अमीर है, राइट? तो वो एमी को अपने एक लेक हाउस ले जाता है और ये घर था दोस्तों,
बहुत ही शानदार, यहाँ हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल थी। डेजी एमी से कहता है कि वो उसे परेशान नहीं करेगा, एमी यहाँ आराम से रह सकती है, जितना दिन चाहे, लाइफ टाइम भी रह सकती है। वैसे में जब एमी डेजी के साथ कैसीनो से निकल रही थी तो वो एंडी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए देखती है, जिसमें एंडी निक के साथ अपनी अफेयर मान लेती है और कहती है कि उसे अफसोस है कि वो निक जैसे इंसान के साथ अफेयर में पड़ी। इस इंटरव्यू में रैंड और मेरीबेथ एलियट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, जहां मेरीबेथ ऐलान करती है कि एलियट निक का साथ छोड़ रहे हैं। और दोस्तों ये सब जो हुआ है वो निक के इंटरव्यू के ठीक पहले हो गया। जी हाँ, वही इंटरव्यू जिसमें निक एनी हाउ जाके अपने अफेयर के बारे में बताने वाला था। और जब आप अपने मुंह से अपना अफेयर बताते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, इंसान के अंदर पछतावा है, लेकिन अब जब निक ये बात करेगा तो भैया उससे पहले तो एंडी ही मीडिया में जाके उसके अफेयर के बारे में बता चुकी है। तो यही बॉम्ब फूटा है दोस्तों। अब शारन जो कि निक का इंटरव्यू लेने वाली थी वो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ये उसके इंटरव्यू का एक्सक्लूसिव होने वाला था जहां निक अपने अफेयर की बात करता। बट अब मामला पलट गया है, तो सब कहते हैं कि नहीं, निक अब ये इंटरव्यू नहीं देगा। ऑल्दो निक कहता है कि नहीं, मेरे पे भरोसा रखो, मैं अब भी इंटरव्यू दूंगा। और शारन के साथ उसकी एक बहुत ही अमेजिंग इंटरव्यू होती है, जिसमें निक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। निक इस इंटरव्यू में अपनी गलतियां मानता है, विनम्रता पूर्वक अपनी गलतियों की माफी मांगता है। वो कहता है कि उसकी शादी में मुश्किलें थी, वो लोग काफी कुछ झेल रहे थे, और वो एमी से घर वापस आने की मिन्नत करता है। निक यहाँ जोर देके कहता है कि उसने एमी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, वो बहुत खुश होगा अगर एमी जिंदा है और अगर घर वापस आ सके। अब इस इंटरव्यू के बाद प्लान था कि टैनर पुलिस को गो के शेड के बारे में बताएगा, जहां बहुत सारा सामान, महंगा सामान रखा है, राइट। लेकिन दोस्तों अगर आपको याद हो तो एमी टिप लाइन पे पुलिस को ये ऑलरेडी बता चुकी थी, तो ऐसे में पुलिस को वुड शेड मिल गया है। पुलिस अब मानने लग गई है कि निक खुद ही ये सामान खरीद के इस शेड में छिपाए हुए था, ताकि जब एमी खत्म हो जाए या फिर उसका केस खत्म हो जाए तो वो आराम से फिर इन सामान सब के साथ एंजॉय करेगा, गेम खेलेगा, गोल्फ खेलेगा एंड ऑल। तो हाँ, पुलिस पूरे घर को खंगाल रही है और इस पॉइंट पे निक और टैनर पुलिस के सामने अपनी तरफ की कहानी रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई भी निक के इस क्लेम पे विश्वास नहीं करता कि शेड वाली चीजें उसकी नहीं है, क्योंकि कलेक्शन में बड़ा गोल्फ क्लब्स था, बहुत महंगे क्लब्स थे, देन बड़ा टेलीविजन, बहुत सारा वायलेंट गंदी चीजें, समझ जाओ। और क्योंकि ये सामान गो के शेड में मिला है तो पुलिस यहाँ गो को ही अरेस्ट करती है। निक गो को बचाने पुलिस स्टेशन जाता है और वो और टैनर डिटेक्टिव बोनी के साथ एक इंटरव्यू रूम में जाते हैं, जहां डिटेक्टिव निक को एमी की डायरी और उस बात से कन्फ्रंट करते हैं कि शेड की चीजों पर निक की खुद की फिंगरप्रिंट्स हैं। दूसरी तरफ डेजी एमी को लेक हाउस दिखाता है, जो कि मैंने आपको बताया बहुत ही आलीशान है। इनफैक्ट जो एमी का कमरा है वो एमी के फेवरेट कलर से रंगवाया गया है दोस्तों। डेजी ने एक ग्रीन हाउस ट्यूलिप से कई जगहों को भर दिया है, ताकि एमी के पास साल भर ट्यूलिप्स रहें, क्योंकि ट्यूलिप्स एमी के हाई स्कूल का फेवरेट फूल था। एमी रियलाइज करती है कि डेजी ने उसकी विजिट की प्लानिंग बहुत पहले ही की हुई थी, और जब एमी उसे पैसे मांगती है तो डेजी उसे बस $40 देता है। डेजी का कहना था कि एमी को जो कुछ चाहिए वो बस बोले, डेजी उसे ला के देगा, हाथ में लेकिन पैसे नहीं देगा। और ऐसे में एमी डरने लगती है कि कहीं डेजी उसे कैप्टिव रख के इस घर में रखना तो नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को कहीं ना कहीं एमी की डायरी भी मिल चुकी है, और निक जानता है कि एमी की जो डायरी है वो उसे बर्बाद करके रख देगी। इनफैक्ट जो डिटेक्टिव बोनी और गिल्पिन है वो कहीं ना कहीं निक को इस घटनाओं के बारे में कन्फ्रंट करने लगते हैं जो कुछ भी डायरी में लिखा है। और डायरी इस पॉइंट पे खत्म हो रही थी जहां पे एमी लिखी थी कि उसे डर है कि निक उसे खत्म कर देगा। टैनर यहाँ डिटेक्टिव्स को बताने की कोशिश करता है कि एमी जिंदा है और वो निक को फंसा रही है, लेकिन ऑफ कोर्स इस बात पे किसको ही भरोसा होगा। जब टैनर पंच और जूडी की कठपुतलियां उन्हें दे देता है तो रोंडा बॉनी निक को ऐसे देखती है जैसे उसे पता हो कि वो एक किलर है। वहीं दूसरी तरफ एमी डेजी के साथ बैठ के निक का इंटरव्यू देखती है, और जब निक आखिरकार वो सारी बातें कहता है जो वो सुनना चाहती थी, मतलब निक कह रहा था कि एमी वापस आ जाओ, हम लोग मैरिज को सुधारेंगे, ये सब निक का परफॉर्मेंस था, लेकिन एमी को लगता है कि नहीं, निक वाकई में सुधर रहा है। तो अब एमी को चाहिए कि वो निक के पास वापस चली जाए। जी हाँ, एमी चाहती है कि निक जो सब इंटरव्यू में बोला है वैसे ही बिहेव करे, एमी को अच्छी तरीके से ट्रीट करे। तो अब एमी जितना कुछ प्लान की थी सबको खत्म करना चाहती है और निक के पास वापस जाना चाहती है। बाय द वे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एमी का दिमाग इतना करप्टेड है कि एक पॉइंट पे वो खुद के साथ भी गलत करने का सोच रही थी, जस्ट सो कि निक को वो इसमें फंसा सके, क्योंकि जब एमी की लाश डिस्कवर हो जाएगी तो लोग समझ जाएंगे कि हाँ, निक ही उसे खत्म किया होगा। मैं आपको ये बात बस इसलिए बता रहा हूँ कि ये समझ जाओ आपकी एमी किस हद तक जा सकती थी निक को फंसाने के लिए। और अब जब निक कह रहा है कि मैं तुम्हें वापस प्यार करूंगा, तुम वापस आ जाओ, तो एक ही झटके में एमी वापस उसके पास जाने के लिए तैयार है, उसके साथ वापस जिंदगी जीने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ निक बहुत बुरे सिचुएशन में है, सारे सबूत उसके खिलाफ है, और ऐसे में निक टेंस्ड है, उसकी गो से बहस हो रही है, और टैनर कहता भी है कि किसी भी मोमेंट पुलिस आके निक को अरेस्ट कर लेगी।
जहां कहीं भी निक जाता है प्रेस वाले उसे घेर लेते हैं, दबोचने की कोशिश करते हैं और गो उसे समहाउ बचाती है। वो निक को अपने घर के पास रखती है। प्रेस सिर्फ निक के घर के बाहर ही नहीं बल्कि गो के घर के बाहर भी है और इस पॉइंट तक निक इतना परेशान हो चुका है कि वो अपने मन में वाकई सोचने लगा है कि अगर एमी वापस आई ना तो मैं उसे खत्म ही कर दूंगा। वो तरीके सोच रहा है कि वो एमी को कैसे खत्म कर दे। अब निक के अंदर एमी को लेकर बहुत नफरत पैदा हो चुकी थी, लेकिन निक को यहाँ एक इनसाइट मिलता है एंड दैट इज कि भले उसे एमी से नफरत है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पिता जैसा हर एक औरत से नफरत करे। और इसी बीच उसके पिता वापस भाग के आ जाते हैं नर्सिंग होम से, तो हाँ निक उन्हें वापस नर्सिंग होम छोड़ता भी है। वहीं दूसरी तरफ एमी को रियलाइज हो चुका है कि डेजी एक्चुअली में उसका जेलर बन चुका है। उसकी जो लेक हाउस है उसकी दीवारें ऊंची हैं, एमी के हाथ में पैसे नहीं है, उसे लेक हाउस में ही चुपचाप रहना है। डेजी उसके लिए सब कुछ लाता है लेकिन डेजी उसे घर से बाहर निकलने नहीं देता। एमी के पास न गाड़ी है न गेट का कोड है, तो एक तरह से देखा जाए तो एमी यहाँ डेजी की कैदी ही बन चुकी है ना। लेकिन एमी को तो अब वापस निक के पास जाना है, तो समय आ गया है कि डेजी के साथ कुछ गलत किया जाए। दूसरी तरफ जब निक अपने घर आता है तो डिटेक्टिव्स और टैनर को अपने लिविंग रूम में पाता है। उनके पास एक एविडेंस बैग है जिसमें एक क्लब है। ये जूडी वाला कठपुतली था ना, उसका गायब हुआ टुकड़ा है और उस पर एमी का खून है, इसलिए उन्हें लगता है कि यही मर्डर वेपन है। तो ऐसे में इसे निक के खिलाफ ही एक सबूत माना जाएगा और निक को शायद अरेस्ट किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एमी अपना प्लान बनाना शुरू करती है कि वो डेजी से कैसे छुटकारा पाएगी। वो जान के अपने ऊपर अगेन चोट के निशान बनाती है, ऐसे निशान जैसा लग रहा है कि वो काफी समय से चोटिल हो। देन जो प्राइवेट पार्ट है वहां पे भी अपने आप को जख्मी वगैरह करती है। फिर डेजी को किसी तरह बिस्तर पे ले जाने में कामयाब हो जाती है। दोनों इंटीमेट होते हैं और यहाँ वो डेजी को एक नशीली मार्टिनी पिला देती है, जिसके बाद डेजी सो जाता है। ना मूवी में ये चीज अलग है, मूवी में इंटीमेट होने के दौरान ही कहीं ना कहीं एमी डेजी को एक चाकू से खत्म कर देती है, गर्दन पे हमला करके, लेकिन यहाँ पहले वो उसे बेहोश करती है फिर खत्म करती है। एनीवेज, तो इस पॉइंट पे बुक का तीसरा टाइटल आ जाता है which is boy gets girl back और वाइस वर्सा। तो यहाँ कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ गई है, जहाँ अगस्त का महीना आधा बीत चुका है। निक को अरेस्ट किया जा चुका है, उस पर चार्ज लगाया जा चुका है। हालांकि अभी वो बेल पे बाहर है और मैं आपको बता दूं कि मिजूरी शहर में कत्ल का जो आपको सजा है वो फांसी की सजा होती है। तो हाँ, निक के पास समय बहुत कम है। वहीं टैनर और उसके डिटेक्टिव्स एमी को ढूंढने में लगे हुए हैं। वहीं निक लगातार इंटरनेट पे वीडियोस बनाता रहता है और एमी से घर वापस आने की गुहार लगाता रहता है। अगेन, इंटरनेट पे वीडियोस बनाने वाली बात कहीं ना कहीं मूवी के अंदर नहीं है। तभी निक अपने घर के बाहर खड़ी न्यूज क्रू के बीच एक हंगामा सुनता है और वो दरवाजा खोलता है और वो पाता है कि एमी लहूलुहान उसके डोर स्टेप पे है। जी हाँ दोस्तों, एमी वापस आ चुकी है और वो निक का नाम पुकारते हुए उसकी बाहों में गिर जाती है। निक भी तुरंत कैमरा के सामने खुश होने का नाटक करता है, ऐसा एक्ट करता है जैसे फाइनली एमी वापस आ गई है। एंड यहाँ सभी लोग नोटिस करते हैं कि एमी की कलाइयों पे रस्सी बंधी हुई थी, देन उसके ऊपर बहुत ज्यादा खून था। निक तुरंत एमी को अंदर खींचता है और जिद करता है कि वो उसे पूरी कहानी बताए। अब एमी यहाँ पे एक नई ही कहानी बनाती है। एमी कहती है कि कैसे डेजी कॉलिंग्स ने उसे किडनैप किया था, देन वो उसे अपने लेक हाउस पे रखा था जहां की दीवारें 15-15 फुट ऊंची थी। फिर डेजी एमी के साथ गलत करता था। चोट के निशान तो एमी के ऊपर है ही, जो कि वो खुद से बनाई है। इनफैक्ट वो अपने प्राइवेट पार्ट पे भी चोट लगाई थी, जो कि अगेन प्रूव हो जाएगा बहुत इजीली। और क्योंकि वो डेजी के साथ इंटीमेट भी हुई थी, तो डेजी का जो मतलब सीमेन है वो भी कहीं ना कहीं एमी के अंदर होगा। इन शॉर्ट, एमी यहाँ ऐसा कहानी बना दी कि डेजी ही उसे किडनैप किया था, उसके साथ गलत कर रहा था। वो किसी तरह डेजी को खत्म करके वहां से भाग पाई है। तो हाँ दोस्तों, इस मोमेंट पे पुलिस आती है, एमी को हॉस्पिटल लेके जाती है, जहां डिटेक्टिव रोंडा बॉनी मतलब उसका एग्जामिनेशन करते हैं कि क्या वाकई एमी के साथ गलत हुआ है। और हाँ, यहाँ जो कुछ भी एमी कह रही थी वो प्रूफ हो रहा था। इनफैक्ट एमी तो हर चीज प्लान ही करी थी ना। एमी तो इतना आगे तक सोच ली थी कि वो डेजी के घर में कैमरास देख ली थी कि कहाँ कहाँ है, और एक कैमरा के सामने जाके वो जान के ऐसा एक्टिंग की थी एज इफ उसका मिस कैरेज हो गया हो, क्योंकि एमी कहीं ना कहीं ये भी बता दी थी ना कि वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है तो बच्चा कहाँ? तो वेल, ये उसका एक सोल्यूशन था। रही बात की एमी जो डायरी एंट्रीज लिखी थी उसका क्या, तो एमी कहती है कि मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी, तो हो सकता है मैंने एग्जैजरेट करके डायरी की एंट्रीज को लिखी हो। और जो सामान निक वगैरह खरीदा था, तो एमी निक से कहती है कि तुम इन बातों को एक्सेप्ट कर लो, हम दोनों एक दूसरे की सच्चाई जानते हैं। ओवरऑल यहाँ जो एमी एक नई कहानी कर रही है निक के पास वापस आने के बाद, उस कहानी में लूप होल्स पुलिस वाले तो नहीं निकाल पाते, और मीडिया के अंदर तो ऑलरेडी जश्न मनने लग गया था कि एमी बच के आ गई, एमी और निक का प्यार अटूट है। ये डेजी कॉलिंग्स ही गंदा आदमी था, उसका नाम पूरी तरह खराब हो जाता है। वैसे नाम खराब हो के भी क्या, बंदा तो अब इस दुनिया में बचा ही नहीं। जो भी हो, निक यहाँ एमी को पुलिस स्टेशन से घर लाता है और वो एमी से पूछता है कि तुम सच सच बताओ, तुमने डेजी के साथ क्या किया है। निक ये भी कहता है कि भले मीडिया के सामने हम लोग बहुत खुश दिख रहे हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकता, हमारी शादी फिर से शुरू नहीं हो सकती। निक तो इसलिए भी डर रहा है क्योंकि देखा जाए तो एमी वाकई में एक इंसान को खत्म करके यहाँ आई है और एमी के अंदर इस बात का कोई गिल्ट भी नहीं है। अब एमी यहाँ निक से कोई बात नहीं करती, पहले उसे सारे कपड़े उतारने को कहती है, देन उसे शावर
शावर में लेके जाती है ताकि पानी की आवाज रहे तो उसमें कोई भी बात इनके रिकॉर्ड ना हो सके, और एमी ये भी कंफर्म कर लेगी कि निक किसी तरह का वायर तो नहीं पहना है ताकि उसकी रिकॉर्डिंग हो रही हो। तो हाँ, शावर में एमी फाइनली एडमिट करती है कि वो डेजी को खत्म कर दी, वो भी इसलिए क्योंकि वो निक के पास वापस आना चाहती थी। एमी बताती है कि वो ये सब कैसे करी। देन बेबी वाली बात भी झूठ थी, जबकि उसका फेल सिर्फ ये है कि उसने खुद को एंटी फ्रीज से जहर दिया था और उसकी उल्टी संभाल के रखी थी ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो सबूत के रूप में उसे यूज कर सके कि निक ने उसे मारने की कोशिश की थी। मतलब एमी बहुत आगे तक प्लान कर चुकी थी दोस्तों। तो हाँ, निक को सब कुछ समझ आ चुका है। निक यहाँ टैना से इसके बाद बात करता है, उसे बताता है कि एमी उसके सामने कन्फेस कर चुकी है कि वही डेजी को खत्म की है, लेकिन ऑफ कोर्स इनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। ऐसे में टैना निक से कहता है कि तुम एमी के साथ चलते रहो, वहीं पैरेलल में बैकग्राउंड में हम लोग सबूत ढूंढने की कोशिश करेंगे। खैर तो आगे निक और एमी की बहस होती है क्योंकि निक डिवोर्स चाहता है और वो एमी को एक साइको बिच बुलाता है, और एमी वाज लाइक तुम्हें तो मैं शादी से निकलने नहीं दूंगी। एमी ये तक कहती है कि अगर वो न होती तो निक अपने पिता जैसा बन चुका होता, और एमी ही निक को एक इंसान बनाई है। इनफैक्ट अगर एमी ना आती तो निक तो जेल जाके फांसी पे चढ़ भी चुका होता। निक इतना गुस्सा हो जाता है कि वो एमी का गला दबाने लगता है, और जैसे ही वो एमी का गला दबाता है उसके अंदर अब कई विजन्स आते हैं पिछले कुछ हफ्ते के, जब वो अपने मन में प्लान कर रहा था कि वो कैसे एमी को खत्म करेगा। लेकिन इस पॉइंट पे निक रियलाइज करता है कि अगर वो एमी को खत्म कर दिया तो वही इंसान बन जाएगा जिससे वो नफरत करता था, मतलब अपने पिता जैसा इंसान। इसलिए वो एमी को छोड़ देता है। निक को ये भी रियलाइज होता है कि एमी कहीं ना कहीं सही है। एमी के कारण ही निक कहीं ना कहीं पुश कर रहा था, एक अच्छा इंसान बन रहा था, और देखा जाए तो निक कभी भी अपनी जिंदगी में एमी जैसी चमक और पागलपन वाली औरत के साथ नहीं मिल पाएगा, नहीं रह पाएगा, तो इसीलिए वो एमी को खत्म नहीं करेगा। निक को लगता है कि एमी के लिए सिर्फ एक जगह है, जेल, जहां वो किसी और को हार्म नहीं पहुंचा सकती है। तो अगर सबूत मिलता है तो जेल भेजा जाएगा, वरना निक कुछ नहीं कर सकता। एमी भी रियलाइज कर चुकी है कि निक अब पहले जितना नर्म नहीं रहा, अब वो सोचने लगा है, और ऐसे में एमी निक से कहती है कि जो कुछ भी कहानी मैंने तुम्हें फंसाने के लिए बनाई थी उन सब कहानी पे तुम हाँ ही करोगे, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है चीजों को, तो हमारी स्टोरी में कोई लूप होल नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी अब तुम्हें कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो भी कत्ल का या किडनैपिंग का इल्जाम था वो सब तो डेजी पे चला गया है। तो हाँ, बेसिकली एमी यहाँ क्रेडिट कार्ड्स, लाइफ इंश्योरेंस और शेड की चीजों की जिम्मेदारी ले ले, क्योंकि ये लेने के बाद भी निक को कुछ होगा नहीं और ये केस पूरी तरह से साफ सुथरी हो जाएगी। अब क्योंकि ये केस इतनी प्रचलित हो गई थी, फिर एमी बच के भी वापस आ गई है, तो भैया ये कहानी तो अब लिखी जाएगी ना। तो हाँ, एमी के पेरेंट्स अमेजिंग एमी की इंस्टॉलमेंट का एक बड़ा बुक डील हासिल कर चुके हैं, जबकि एमी खुद भी एक किताब लिखने की सोच रही है, अपनी कहानी अपनी शब्दों में। ऑफ कोर्स ये किताब बहुत ज्यादा बिकेगी, इन्हें फिल्म की डील्स भी मिल जाएंगी। इन शॉर्ट इनकी जो गरीबी थी वो तो खत्म हो गई, ये लोग अब बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। सिर्फ निक और एमी ही नहीं बल्कि एमी के पेरेंट्स भी। इतना काफी नहीं था तो एमी और निक पब्लिक के सामने बहुत ही खुश दिखते हैं, हाथ पकड़े हुए रहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि घर के अंदर ये दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं। वैसे इस पॉइंट पे जो एक डिटेक्टिव थी ना, रोंडा बोनी, वो भी समझ गई है कि हाँ, एमी ही गुनहगार है। ऐसे में रोंडा बोनी, गो और निक मिलकर एमी के खिलाफ सबूत ढूंढते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा गवाह है नहीं। रोंडा निक को कहती है कि एमी को कॉन्विक्ट करने का अकेला तरीका ये है कि किसी तरह एक रिकॉर्डेड कन्फेशन हासिल करना। वो जिद करती है कि निक खतरे में है और उसे जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन निक रुकता है और वो कहता है कि वो एमी के करीब रहेगा जब तक वो उसे गिरा नहीं देता। अभी के लिए वो एमी को प्यार करने का नाटक कर रहा है, उसे मनाते हुए, ताकि वो उसे मारे नहीं। वहीं एमी को एक बुक डील मिल जाती है और वो काफी खुश है। वैसे निक जो था वो धमकी वाली उल्टी थी ना, उसे ढूंढ कर धोकर खाली जार सिंक पे रख दिया था, दिखाने के लिए कि अब एमी उसे फंसा नहीं सकती। लेकिन एमी इसलिए खुश है क्योंकि जल्दी उसके पास और भी बेहतर लेवरेज होगा, इसलिए वो किताब अपने मुताबिक लिखेगी और निक मान जाएगा। अब निक यहाँ उस वॉमिट जार को ढूंढने की बात बताता है, ये देखते हुए कि एमी ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, और निक समझ जाता है कि कुछ तो गलत है। वैसे दोस्तों, ये वॉमिट जार वाली पूरी स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं मूवी के अंदर है ही नहीं। खैर तो गो और रोंडा साथ जुड़े रहते हैं, वो नियमित रूप से मिलते हैं और एमी की कहानी तोड़ने का तरीका ढूंढते रहते हैं। और इसी दौरान निक के पिता गुजर जाते हैं, इसलिए निक फैसला करता है कि एमी से अपने रिश्तों को खत्म करने का अकेला तरीका है असली कहानी बताना। मतलब वो अपनी खुद की किताब लिखना शुरू करेगा, जहां वो एमी की सारी सच्चाई पूरे दुनिया के सामने लेके आएगा। अब एमी निक के कीबोर्ड की खटखट सुनती है और उसे पता चल जाता है कि निक भी अपना वर्जन लिख रहा है किताब का। और निक तो ऑफ कोर्स एमी को एक्सपोज कर ही रहा होगा, लेकिन एमी से डरती नहीं है, वो बस थोड़ा सा सावधान है, और एमी के पास अपना वर्जन तो है ही बुक का। अब निक अपना मैन्युस्क्रिप्ट एमी को दे देता है, जिसके जवाब में वो बताती है कि इस बार वो वाकई निक के बच्चे से प्रेग्नेंट है। अब ये कैसे पॉसिबल है? निक तो एमी के साथ काफी समय से फिजिकल हुआ ही नहीं। इस पे एमी बताती है कि निक अपनी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए अपना जो सीमेन था वो स्टोर किया था ना फर्टिलिटी सेंटर के अंदर, तो वहां से एमी उसके सीमेन को चुरा ली है और उससे ही खुद को प्रेग्नेंट कर ली। अब ये सुन के निक अपनी कहानी डिलीट कर देता है।
क्यों? क्योंकि निक को हमेशा से बच्चा चाहिए था दोस्तों। भले एमी लोगों को ये बताए कि निक को बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन निक को चाहिए था और निक ये भी सोच रहा है कि वो अपने बच्चे को एमी से बचाएगा। इसीलिए वो अब एमी के साथ रहना चाहता है अपने बच्चे के खातिर, मतलब जो बच्चा अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। इनफैक्ट निक यहाँ रोंडा बॉनी को ये भी कह देता है कि अब वो इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा नहीं ले सकता। जब निक गो को बताता है कि वो पिता बनने वाला है तो गो बिल्कुल तबाह हो जाती है, रोने लगती है। क्यों? क्योंकि गो को रियलाइज हो गया है कि निक एमी के साथ हमेशा के लिए फंस चुका है। निक यहाँ जोर देता है कि वो खुद को सुरक्षित रखेगा, दुनिया का सबसे अच्छा पति और पिता बन के दिखाएगा और इसलिए वो आखिरकार एमी के लेवल तक उठ पाता है और एक हीरो बन सकता है। अब मूवी दोस्तों इसी पॉइंट पे खत्म हो जाती है जहाँ निक एमी का सर को सहला रहा है। निक एमी को प्यार नहीं करता, लेकिन अपने बच्चे के खातिर वो एमी के साथ है। लेकिन किताब में कहानी थोड़ी सी और आगे जाती है। हम समझ पाते हैं कि इनका जो बेबी है वो कल ड्यू है और ये एमी और निक के छठे शादी की सालगिरह के दिन है। इनफैक्ट जो एमी की किताब है वो जल्दी पब्लिश होने वाली है, इसलिए वो बार बार सोचती रहती है उस बारे में जो निक ने उससे उस सुबह कहा था जब उसने पूछा था कि वो इतना वंडरफुल क्यों बन रहा है। मतलब निक एमी को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था तो एमी खुश थी। वो निक से पूछती है कि तुम इतने अच्छे कैसे हो गए। अब इस पे एक्सपेक्टेड आंसर ये था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन निक ऐसा कहा नहीं। निक ये कहता है कि उसे एमी के लिए अफसोस होता है। तो हाँ, एमी इसी बात को सोच रही है क्योंकि एमी के हिसाब से निक को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इनफैक्ट निक यहाँ एमी को शायद साइको बिच वगैरह भी कहा था। और दोस्तों इसी कोल्ड पॉइंट पे किताब भी खत्म हो जाती है। तो हाँ दोस्तों, ये थी गॉन गर्ल की कहानी आपको काफी क्लियर हो गई होगी क्योंकि मैंने नरेशन को काफी लंबा रखा है, बहुत ही स्लो वे में मैं गया हूँ और यहाँ मैंने कहानी सुनाते वक्त ही आपको जितनी भी एडिशनल डिटेल्स थी वो मैंने बता दी है जो कि किताब के अंदर थी और मूवी के अंदर नहीं थी। इनफैक्ट मैंने कहानी बताते वक्त ही मूवी और किताब के बीच के डिफरेंस को भी समझा दिया है। अब इस कहानी में ऐसे कोई राज तो बचे नहीं है, लेकिन यहाँ हम कैरेक्टर एनालिसिस कर सकते हैं। किन दो कैरेक्टर्स का? ऑफ कोर्स एमी इलियट डन और निक डन का। निक डन एक ऐसा आदमी है जो देखने में चार्मिंग है, कैजुअल है, हार्मलेस लगता है, लेकिन जिसके अंदर अपने खुद को छुपाने की, झूठ बोलने की और जिम्मेदारी से भागने की एक गहरी गंदी आदत है। इसलिए निक की नरेशन हमें शुरू से ही अनरिलायबल लगती है क्योंकि वो हमें सीधा सीधा कहता है कि वो पुलिस से झूठ बोल रहा है। जब तक पार्ट 2 शुरू नहीं होता तब तक ऐसा लगता है कि निक ही कातिल है। उसकी जड़ों में उसका पिता का वही मिसोजिनी है जो उसने बचपन में देखा है। इसलिए पूरी किताब में वो इसी बात से डरता रहता है कि कहीं वो अपने पिता जैसा ना बन जाए। बट ओवरऑल हम समझ पाते हैं कि निक कहीं ना कहीं अपने आप को सुधारने की ही कोशिश कर रहा है और निक तो कातिल नहीं है। लेकिन एमी इलियट डन, दोस्तों कहानी की असली इंजन तो वही है। एमी एक ऐसी औरत है जिस पे बचपन से ही परफेक्ट बने रहने का दबाव था। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे वो उसकी असली जिंदगी को एक किताब में बदल दिए थे। अमेजिंग एमी, जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर थी जो कि एमी के ऊपर ही आधारित थी और वो अमेजिंग थी, उसके साथ सब कुछ अच्छा होता था। अब एमी बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट थी। वो इतनी इंटेलिजेंट थी और उसकी प्लानिंग इतनी शार्प थी कि वो अकेले ही पूरी मर्डर मिस्ट्री खड़ा कर सकती है। वो अपनी डायरी खुद से लिख सकती है, पुरानी बातों को याद कर करके अपने सबूत खुद से गढ़ सकती है, अपने क्लूज को लगा सकती है। इनफैक्ट वो ऐसा पहली बार नहीं कर रही थी, वो इससे पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा कर चुकी थी, चाहे उसकी हाई स्कूल का बॉयफ्रेंड हो, फ्रेंड हो। कई लोग मानते हैं कि एमी के अंदर ये पागलपन इसलिए आया क्योंकि उसके ऊपर जब किताब लिखी गई तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गई। साथ ही एमी के पेरेंट्स बचपन से उसे सब कुछ दिए प्यार के अलावा, तो इस तरह से एमी कोल्ड होती चली गई। और जब एक बहुत स्मार्ट लड़की इस तरह से कोल्ड वे में पलती बढ़ती है तो वो अपने आप को लेकर काफी ऑब्सेसिव हो जाती है। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाती है और वही एमी के साथ हुआ। जब भी एमी के खिलाफ कोई कुछ भी बोलता था एमी उससे बदला लेती थी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जब एमी मोटेल में रह रही थी और वहां वो अपनी एक फ्रेंड के साथ कहीं ना कहीं न्यूज देख रही थी जिसमें एमी की ही बात हो रही थी, तो वो फ्रेंड एमी के खिलाफ कुछ तो छोटा बोलती है और जब वो वॉशरूम जाती है तो एमी उसके ग्लास में थूक देती है। तो आप समझ सकते हो कि एमी कितना ऑब्सेसिव है खुद को लेकर। मतलब आप उसके मन के खिलाफ अगर एक बात भी बोल दो तो वो आपसे उस बात का बदला लेगी और यही दोस्तों एमी को बहुत ज्यादा खतरनाक बनाता है। नाउ किताब की जो एंडिंग है वो तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है क्योंकि निक एमी के साथ फंस चुका है। निक को बच्चा चाहिए था जो कि अब एमी से उसे मिल रहा है और इस बच्चे के लिए वो एमी जैसी औरत को हमेशा झेलने के लिए तैयार है। तो क्या निक के साथ दोबारा एमी कुछ गलत नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। इनफैक्ट बुक के एंडिंग में एमी परेशान भी है क्योंकि निक उससे ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, रादर निक ये कहा कि मुझे तो तुम पे तरस आता है, फिर उसे साइको बिच वगैरह भी बोल दिया। तो हाँ, ये जो निक और एमी की टू एंड फ्रो है वो खत्म तो नहीं होने वाली दोस्तों, बस डिफरेंस ये है कि अब निक तैयार है। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि शेड के अंदर जो काफी सारा सामान मिला था ना निक के क्रेडिट कार्ड पे, वो एमी ही निक के नाम पे खरीद के उस जगह पे सामान रखवा दी थी। वैसे आप ये बात समझ ही गए होंगे बट स्टिल मैंने क्लैरिफाई कर दिया। अब इस पॉइंट पे चलिए हम कुछ थियरीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली और सबसे फेमस डिस्कशन कूल गर्ल मोनोलॉग के अराउंड है और कई रीडर्स क्रिटिक्स के हिसाब से ये सबसे पावरफुल पार्ट है किताब का। मतलब लोग इसे फेमिनिस्ट स्टेटमेंट मानते हैं।
लोगों का मानना है कि एक शार्प कमेंट्री इस बात पे है कि कैसे समाज औरतों को एक ऐसी इमेजिनरी परफेक्ट गर्लफ्रेंड बनाने का उम्मीद करता है जो कि पॉसिबल ही नहीं। मतलब औरत ज्यादा डिमांड ना करे, हमेशा खुश रहे, मर्द की हर पसंद को अपनी पसंद बना ले। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी थोड़ी ज्यादा क्रिटिकल डिस्कशन भी चलती है, और वो ये कि खुद एमी इस स्पीच का इस्तेमाल अपनी खुद की मैनिपुलेशन और क्रूरटी को जस्टिफाई करने के लिए करती है। मतलब गलती सारी एमी की, लेकिन ब्लेम मर्द समाज पे डाल दो। दूसरी बड़ी थियरी है कि गॉन गर्ल असल में मैरिज और इंटीमेसी के बारे में एक डरावनी सैटारिकल कमेंट्री है। ये बताता है कि मॉडर्न रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे के सामने कितनी परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि निक और एमी दोनों अपनी अपनी नैरेशन में अपनी सबसे अच्छी वर्जन्स दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दोनों एक दूसरे की असलियत देखते हैं तो वो दोनों को पसंद नहीं आती। अब कहानी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं निक और एमी को कई लोग एक दूसरे का मिरर मानते हैं, क्योंकि दोनों ही मैनिपुलेटिव हैं, दोनों ही अपनी अपनी कहानी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दोनों ही अनरिलायबल नैरेटर्स हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एमी ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा ब्रूटल है और ज्यादा पेशेंट है, ज्यादा प्लानिंग करती है। कई रीडर्स इस बात पे बहस करते हैं कि कहानी के अंत तक निक खुद उतना ही कैलकुलेटिंग बन चुका होता है जितनी एमी है, क्योंकि वो भी अब अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से कंट्रोल करना चाहता है और वो एमी का एक कठपुतली बन के नहीं रहना चाहता। एक और चर्चित थियरी एमी के पेरेंट्स और अमेजिंग एमी बुक्स के अराउंड है, क्योंकि कई रीडर्स मानते हैं कि एमी के अंदर जो परफेक्शनिज्म और कंट्रोल की भूख है वो सीधे उसके बचपन से आती है, जहां उसकी रियल लाइफ की गलतियों को उसके पेरेंट्स किताब में फिक्स करके देते थे। मतलब जो गलती एमी करती है अमेजिंग एमी वो नहीं करती, वो फिक्स हो जाती है बुक में। ये ऐसा है जैसे अगर रियल लाइफ में एमी किसी कंपटीशन में हार जाती है तो अगली अमेजिंग एमी बुक में अमेजिंग एमी उसी कंपटीशन में जीत जाती है। इस तरीके से एमी हमेशा अपनी ही एक फिक्शनल बेहतर वर्जन के सामने बड़ी हुई। तो इस थियरी के हिसाब से एमी की पूरी जिंदगी भर की मैनिपुलेशन असल में उसी बचपन की चीज को दूसरों पर भी ट्राई करने की कोशिश है। मतलब अपनी कहानी को इतना कंट्रोल करना कि वो हमेशा जीतने वाली वर्जन बने, चाहे रियलिटी कुछ भी हो। अब एक आखिरी छोटी थियरी है उस पंच और जूडी वाली पपेट्री के अराउंड, क्योंकि ये ट्रेडिशनल इंग्लिश पपेट शो कुछ सदियों से डोमेस्टिक वायलेंस का एक डार्क कॉमेडी वर्जन रहा है, जिसमें पंच अपनी वाइफ और बच्चे को मारा और सजा से बच निकलता है। एमी का इसकी सिंबलिज्म को अपनी फ्रेमिंग के लिए चूज करना एक जानबूझकर किया गया लिटरेरी आयरनी है दोस्तों। जैसे वो खुद रीडर को याद दिला रही होगी कैसे हिस्ट्री में मर्द हमेशा औरतों के साथ गलत ही करते हैं और निकल भी जाते हैं, बच जाते हैं। और यही नैरेटिव वो मीडिया को दिखाना चाहती थी, निक को फंसाना चाहती थी, जो कि वो कर भी देती है। वो अलग बात है कि एमी बाद में वापस आ गई एंड एंडिंग क्या हुआ वो तो आप जानते हैं। हाँ दोस्तों, ये थी गॉन गर्ल किताब की कहानी। यहाँ मैंने किताब के अलावा फिल्म के डिफरेंसेस को भी अच्छे से समझा दिया है। स्टिल अगर आप में से किसी के मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। अब कमेंट सेक्शन में जा ही रहे हैं तो ये भी बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।